हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस शानदार से सेशन में, जहां पर हम लोग अपने यूपीएससी वाला की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। और हम लोग आ पहुंचे हैं अपने 16th में से 12th चैप्टर की ओर। मेरे भाई, 12th चैप्टर की ओर। इसका मतलब है कि वी वुड बी कंप्लीटिंग 75% ऑफ दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और आप सबको इस सभी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल डे वन से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर जिसने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट देम कि वो इसके पहले के सभी 11 लेक्चर्स को भी देख ले। मुझे लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको बहुत ही शानदार इनसाइट मिलेगा जब भी अगर आप अपने स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जाम या किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। हालांकि स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादातर करके टेक्नोलॉजिकल पार्ट ज़्यादा कवर किया है, क्योंकि यूपीएससी में वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। चलो, दिस इज़ वन थिंग। और अब हम आज जो चैप्टर करने वाले हैं, अब वो बड़ा ही मज़ेदार है यार। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी का एक बेस पढ़ा था। आप सबको याद होगा कि हम लोगों ने सेल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ा था। सेल के अंदर में कई सारे सेल ऑर्गेनेलाज होते हैं, उनके फंक्शंस को पढ़ा था। और हमने ये देखा था कि हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। भाई साहब, यही समझ लीजिए हम सभी जीव जंतुओं की संरचना के पीछे का माध्यम है। इसी के नाइट्रोजन बेस पेयर्स में छेड़छाड़ करके हम लोग हर एक जीव जंतुओं का स्वरूप बदल दे रहे हैं। और इसीलिए हमारा ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये हमारे लिए बड़ा ही काम का चीज़ है। और इसीलिए तो हम इंसानों ने इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। हालांकि अब आप सबको पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कई सारे लोगों ने इस पे कुछ बुरा असर भी, मतलब अपना कुछ ना बैड एक्सपेरिमेंट भी स्टार्ट किया। बट अगेन, ओवरऑल अगर देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे हेल्थ के फील्ड में या फिर हमारे आगे आने वाले सभी एडवांस टेक्नोलॉजीज के फील्ड में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आज हम कुछ ऐसी ही तकनीक्स का या फिर ऐसे ही कुछ तकनीकों का, टेक्निक्स का हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे, जो कि आज का लेक्चर आपके यूपीएससी के लिहाज से तो बेहद ज़रूरी है ही है, लेकिन साथ ही साथ आपके अपने जानकारी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप इस लेक्चर को देखें तो दिमाग खोल के देखें, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी एक्स्ट्रा अटेंशन की आज रिक्वायरमेंट है। आज का टॉपिक हो सकता है कि आपको कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट आप लोग इसको बार बार जब पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी। तो जो बात ना समझ में है उसको वापस से रिवाइंड करके रिपीट करके फिर से देखना। तो हम लोग बेटा आज पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं भाई साहब क्या, बायोटेक्नोलॉजी का वही अपना फेवरेट सा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, जो कि लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने कंप्लीट करने की बात की थी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था भाई? हम लोगों ने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए थे। और आज का जो टाइम है वो हमारे इस बेसिक्स से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर जा रहा है। और यूपीएससी का ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट्स है, जहां पर यूपीएससी हमेशा बहुत बार क्वेश्चंस पूछता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना आप लोग। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बस आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप यूपीएससी की परीक्षा में सच में सीरियस होना चाहते हैं और अगर आपको ज़रूरत है एक ऐसे बैच की जो कि आपको 360 डिग्री में पूरा यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप के साथ साथ और भी बहुत सारे फीचर्स के साथ आपको इस तैयारी में थोड़ा सा और लगन के साथ प्रिपरेशन कराए, तो आप हमारे 2025 के बैचेस के लिए सृजन, प्रहार और ऑप्शनल बैचेस ले सकते हैं। एट द सेम टाइम आप यहाँ पर टाइटन और संकल्प बैचेस को भी 2026 के लिए ले सकते हैं। एट द सेम टाइम प्रारंभ के लिए 2027 के लिए ले सकते हैं। तो ये सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पर कॉल करके भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको दे दूंगा। फिलहाल आपके मन में कोई भी दुविधा, दुख, दर्द ऐसा कुछ भी आता है तो आप लोग बेझिझक मुझे इस टेलीग्राम पर आकर मिलें और यहाँ पर सारी चीज़ें पूछें मुझसे। मैं आपको हर एक प्रश्नों का जवाब देने में बहुत खुशी महसूस करता हूँ भैया, बड़ा खुश रहता हूँ मैं कि आप लोग सवाल पूछ तो रहे हो। चलो भाई, अब हम लोग सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरुआत होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। याद रखना, किससे भाई? रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। याद करो कि पिछले क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि देखो प्लाज्मिड का जिक्र होगा अगली क्लास में और वो बड़ा ही जरूरी होगा, और वो ही टाइम अब हमारे लिए आ चुका है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को समझते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेसिकली हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करने की बात कर रहे हैं जो कि आपके जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात करेगा। मतलब एक बड़ा ही सिंपल सा, साधारण सा, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में इसको समझाने की कोशिश करता हूं।
सपोज करो कि हमारा बॉडी, अब इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर ग्लूकोज इनटेक करता है। ग्लूकोज का मतलब ग्लूकॉन डी घोल के पीना नहीं है, चीनी खाना नहीं है, बल्कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ों को आप खाते हो तो आपके शरीर में वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही जा रहा है। अब इन सभी चीज़ों का जिक्र वैसे हमारा बस अगला ही चैप्टर है ना, अगला ही चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सब डिस्कस करना है अपने को, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जब भी हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उनको जब हम लोग गटकते हैं तो हमारे अंदर पेट में ग्लूकोज का फंडा बनता है। अब ये ग्लूकोज का लेवल हमारे शरीर में सही तरीके से काम करेगा, क्योंकि ग्लूकोज क्या इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में ग्लूकोज का। भाई साहब, दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आवर बॉडी कैन डायरेक्टली यूटिलाइज। ऐसे तो बहुत सारे दूसरे दूसरे फॉर्म भी हैं, लेकिन ग्लूकोज का जो बिल्कुल सिंपलर फॉर्म है वो ही, अब याद करो पिछली बार माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था आपने। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पावर हाउस ऑफ द सेल को पावर देने की बात करता कौन है भाई साहब? हर सेल के अंदर यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जाते हैं, और साथ में जो हम लोग सांस लेते हैं ना, ये सांस लिया, ये ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू उन सभी सेल्स के अंदर अंदर घुसता है, अंदर अंदर घुसता है, और ग्लूकोज के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलके जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी के साथ साथ हमें 38 एटीपी मतलब कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की एनर्जी तो देता ही है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट निकालता है। तो हर सेल से हमारे यहां से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड सब लेते 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 वापस से हमारे लंग्स में आता है। अब ये लंग्स में जब भी आता है तो हम लोग बाहर कर देते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, फिर अंदर जब ऑक्सीजन लेंगे तो फिर से हर एक सेल्स के पास जाएगा, हर एक सेल अपना खाना बनाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और इस तरीके से हम सब लोग संचालित हो रहे हैं, हम लोग सब लोग चल रहे हैं भाई साहब। तो अपना पूरा जो जिंदगी है वो सांस लेने से और खाने से ही चल रहा है, ठीक है। यहीं से हमारे हर एक सेल को ग्लूकोज और इंसुलिन मिल रहा है। लेकिन हम लोग आज की बात जो कर रहे हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की बात नहीं, बल्कि हम लोग इंसुलिन की बात करें। अब ये इंसुलिन क्या है, ध्यान से समझना कि हमारा वैसे तो देखो, आप लोगों ने बायोलॉजी को बहुत सीरियसली अपने छोटे बचपन वाली क्लासेस में पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने पैनक्रियास के बारे में पढ़ा होगा। यहां पर अपना पैनक्रियास होता है। इस पैनक्रियास के अंदर आप देखोगे तो एक पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर आपको मिलता है बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स जो है, इसका मेजर काम क्या है? बीटा सेल का मेजर काम, पिछले बार हम लोगों ने क्या इस बात को पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, हम लोगों ने क्या इस बात को पढ़ा था, ट्रांसलेशन क्या होता है। अल्टीमेट हम लोगों ने सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को पढ़ा था, और उसमें समझा था कि कैसे हमारे सेल के अंदर वाली ये जो डीएनए के पोर्शंस हैं, इसमें कोडिंग्स लिखी हुई हैं, और यही कोडिंग्स के साथ हम लोग का फाइनल प्रोटीन एज ए प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरीके से जो बीटा सेल है, इस बीटा सेल का काम ये है कि ये हमारे लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करने का काम करता है। अभी जो इंसुलिन है हमारे शरीर के अंदर, जो इंसुलिन है उसका काम क्या है भाई? इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर जब भी हम लोग ग्लूकोज इनटेक लेते हैं, इस ग्लूकोज इनटेक के साथ हमारे शरीर में ना कई बार हलचल मच जाती है, बिल्कुल ग्लूकोज आया, कोई ये सेल इंसुलिन मिलेगा, भाई रुको 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 रुको। अरे हम हैं भैया, काहे लिए परेशान हो रहे हो? हम देते हैं, हम हर ग्लूकोज को धक्का दे दे के हर सेल में घुसा के आएंगे। जिसको जितना एनर्जी प्रोड्यूस करना है पहुंचाओ, प्रोड्यूस करो, नहीं करना है तो जो एक्स्ट्रा अगर जो ग्लूकोज बच गया उसको हम स्टोर भी कर देंगे, टेंशन मत लो। तो इसका मतलब क्या है कि इंसुलिन जो है, जो हमारे पैनक्रियास का बीटा सेल प्रोड्यूस करता है, ये हमारे शरीर के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। कई बार हम लोग को टाइप 1 डायबिटीज के अंतर्गत, जो कि एक हमारे लिए ऑटो इम्यून डिसीज है, जो कि पैदा होते ही हमारे साथ चिपक जाता है, वो है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे बीटा सेल को दुश्मन समझने लगता है भाई साहब, और हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बीटा सेल पर ही अटैक करने लगता है। बोलता है कि भैया तुम कहां से पैदा हो गए, तुम तो हमारे शरीर में होने नहीं चाहिए। ये चिल्लाता रह जाता है कि अरे भैया मैं तुम्हारे गैंग का इंसान हूं, मैं तो इंसुलिन प्रोड्यूस करता हूं, लेकिन हमारा इम्यून पगला जाता है, सुनता नहीं है, इसको मारने लगता है। अब जब बीटा सेल की हालत खराब तो हमारा इंसुलिन आएगा ही नहीं। जब इंसुलिन नहीं आएगा तो भाई साहब हम इंसुलिन क्या करेंगे? तो हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ेगा, इंसुलिन खाना पड़ेगा। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि हम लोग खोज रहे थे इधर उधर, तो हमारा जेनेटिक मेकअप एक्चुअल में पिग्स से बहुत मिलता है। तो हम लोग पिग जो भी मर जाते थे, पिग्स वगैरह, उनके पैनक्रियास से हम लोग सारा इंसुलिन निकाल लेते थे, और उसको टैबलेट कैप्सूल में भर के या सिरिंज में भर के हम लोग अपना इंटेक लेते थे। तो हमारे शरीर में इंसुलिन का लेवल फिर से मेंटेन रहता था, वो अपना इधर उधर ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर लेता था। लेकिन यार कब तक चलेगा? कब तक उन बेचारों के मरने का इंतजार करेंगे? या फिर अगर वो मर नहीं रहे तो हम उनको जान से मार देंगे, स्लॉटर कर देंगे, फिर उसका इंसुलिन निकालेंगे? ये तो
मतलब मानवता का समझ लो एकदम नरसंहार है एक तरीके से यार। तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, चलो ठीक है नहीं कर सकते, अब क्या करें। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक बड़ा ही नायाब तरीका निकाला जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर। जो ये पूरी कहानी मैं सुना रहा हूं, आखिरकार उन सब का शुरुआत जो है कहीं से तो करना है बायोटेक्नोलॉजी ने यार, तो ये यहीं से करते हैं हम लोग। तो अब सोचो कि हम हमारे शरीर में, हमारे इंटेस्टाइन्स में ना एक बैक्टीरिया घूमता रहता है, इसका नाम है ई कोलाई, है ना। ई कोलाई, क्या नाम है भाई? ई कोलाई। कहाँ कहाँ लिखा है यहाँ पर देखो, ये ई कोलाई बैक्टीरिया। ये ऐसा ही कुछ बैक्टीरिया दिखने में लगता है ना, बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा टैबलेट कैप्सूल जैसा बैक्टीरिया। उसके ऐसे हाथ पैर निकले हुए हैं, इनको हम लोग फ्लैजेल्ला वगैरह बोलते हैं। इनका हाथ पैर जो है वो सब चल रहा है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया की खासियत ये है कि इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल जो है। अब पहली बात तो ये समझना कि पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात की थी। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो कि बड़े पुराने जमाने के हैं। तो ये समझ लो यही प्रोकैरियोटिक सेल जैसा ही ये बैक्टीरिया है जिसके अंदर न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका जेनेटिक मेकअप ऐसे ही टहलता घूमता है। और इसी के साथ साथ एक और इसका सर्कुलर डीएनए शेप होता है। जैसे ये डीएनए देख रहे हो ना, वैसे ही डीएनए का एक सर्कुलर शेप होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है ना, ये प्लाज्मिड हमारे लिए बड़े काम की चीज़ है यार, क्योंकि आगे चल के हम लोग इसी बैक्टीरिया के या फिर दूसरे बैक्टीरियाज के हम लोग ऐसे ही प्लाज्मिड का इस्तेमाल करके कई बार हम लोग कई सारे जेनेटिक चेंजेस करते हैं। तो अब देखो हमारे लिए फिर से समझना है इस चीज़ को कि हमारा बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, मतलब बीटा सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस होगा, है तो वो भी सेल ही भाई साहब। इसके सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होगा। और उस जेनेटिक मटेरियल में भाई साहब ये भी किसी न किसी जगहों पर लिखा होगा कि इंसुलिन के लिए कोडिंग क्या है, इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होता है। तभी तो बीटा सेल के अंदर वाला राइजोम ऐसे प्रोटीन क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है। तो भाई साहब साइंटिस्ट लोगों ने खोज निकाला वो सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मेकअप जो कि जहां पर ये कोड लिखा है कि ये इंसुलिन बनाने का विधि है। तो उसको हम लोगों ने क्या किया, अपने बीटा सेल से उस पोर्शन ऑफ डीएनए को हमने निकाल लिया। उसको हमने एक नया नाम दे दिया आई जीन। आई जीन दे दिया। यही आई जीन रिस्पॉन्सिबल है, इसी के अंदर वो कोड लिखा है जिससे कि इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। और सिमिलरली हमने इस ई कोलाई बैक्टीरिया को पकड़ा। इस ई कोलाई बैक्टीरिया से हमने इसका प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया भाई साहब। इसका प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया और हमने इसमें चीरफाड़ करना शुरू किया। इसके डीएनए को कट किया, एक सेगमेंट को निकाला और इस सेगमेंट की जगह जो हमारा आई जीन था उस आई जीन को हमने लगा दिया और फिर एक नया हमने वापस से एक नया प्लाज्मिड बनाया। अब याद रखना, जब भी किसी भी जेनेटिक मेकअप में अगर हम लोग बाहरी जीन मिला देंगे भाई साहब, इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के लिए हमारा आई जीन का हिस्सा तो बाहरी जीन ही है, इसके अंदर थोड़ी था, ये तो इंसानों के अंदर था भाई साहब। तो हमने इंसानों वाले जीन को निकाल के बैक्टीरिया के जीन के साथ में मिक्स कर दिया यहां पर। तो जब भी ऐसा दो अलग अलग प्रजातियों की जीन्स को हम लोग कंबाइन करते हैं तो ऐसे हम लोग क्या बुलाते हैं? इनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बुलाते हैं। तो ये जो बन गया, ये क्या बना भाई साहब? ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। याद रहेगा हमेशा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम वापस से अपने ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल देंगे। अब चूंकि इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में एक नायाब जीन पल रहा है जिसके अंदर ये कोड लिखा है कि इंसुलिन प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो जैसे हमारा कमांड, हमारा जो जेनेटिक मेकअप था बीटा सेल को कमांड देता था, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता था। यहां पर जब आई जीन हमने डाल दिया तो अब इस बैक्टीरिया के अंदर वही चीज है। अब वो कमांड देगा कि भाई साहब इंसुलिन प्रोड्यूस करो। अब ये बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। फिर तो हमें क्या करना है? अब ये समझना है कि जब भी हम लोग किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हिस्से को किसी भी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी अब एक ऐसा जीन प्रेजेंट है जो कि इसका खुद का नहीं है, किसी दूसरे का है। तो ये येलो कलर का दिख ही रहा है आपको। ऐसे सिचुएशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बुलाएंगे भाई? ट्रांसजेनिक बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? ट्रांसजेनिक बुलाएंगे। तो ये हमारे लिए ट्रांसजेनिक ई कोलाई बन चुका है। अब ये जो ट्रांसजेनिक ई कोलाई है, नाउ इट विल मेक इंसुलिन फॉर अस। ये इंसुलिन बनाएगा लैब में, हम लोग कलेक्ट करेंगे और कल्चर कर लेंगे उसको, और कल्चर करने के बाद उसी इंसुलिन का हम लोग डोज लेते रहेंगे। हमारे लिए तो बहुत ही फायदा है भाई। ये बैक्टीरिया तो इफरात मिलता है हमारे इंटेस्टाइन में ही, कम से कम आपको 25-30% तो मिल ही जाएगा आपको, ये है ना। हमारे शरीर के जितने बैक्टीरिया होते हैं उसका 25-30% तो यही बैक्टीरिया है। तो ये बड़ा ही आसानी से मिल जाता है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके हम लोग इंसुलिन प्रोड्यूस करा सकते हैं। जो हमारा खुद का बीटा सेल नहीं कर पा रहा था, हमने इस बैक्टीरिया से करवा दिया। ये जो पूरा प्रोसेस आपने देखा, इसके अंदर किसमें छेड़छाड़ हुई भाई साहब? हमारे जीन में छेड़छाड़ हुई। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं?
जीन एडिटिंग या फिर हम लोग इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो जीन एडिटिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब यहां पर एक बात का ध्यान रहे आपको कि जो पूरा प्रोसेस है, ये आपका जो पूरा प्रोसेस है, इसके अंतर्गत जो हमारा उद्देश्य था समझने का वो क्या था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। तो हमने समझा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक ऐसा पार्ट ऑफ डीएनए है जिसमें कि एक ऑर्गेनिजम्स में दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए मटेरियल हम लोग लगा देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो भाई साहब बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा, है ना। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, इसको हम लोग आरडीएनए भी बोलते हैं। यहां पर देख लो ये कैसे अकम्प्लिश किया जा सकता है। इनको फॉलोइंग टूल्स की जरूरत है भाई साहब। इस पूरे पूरे प्रोसेस को सही तरीके से अंजाम देने के लिए इनको कुछ चीजों की आवश्यकता है, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे कि लाइगेज एंजाइम, जैसे कि वेक्टर और ये होस्ट ऑर्गेनिज्म। एक एक करके इनके बारे में समझते हैं यार। सबसे पहले हम समझते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो यहां पर ये जो हमने बोला ना कि इन इन प्लाज्मिड को हम काट देते हैं, तो काटने के लिए क्या कैंची लेके जाएंगे वहां पर या ब्लेड से काटेंगे हम लोग। इतना सूक्ष्म है कि हमारे लिए हमें उसके लिए मॉलिक्यूलर सीजर्स की जरूरत पड़ती है। और ये मॉलिक्यूलर सीजर्स जो हैं वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ही हैं। ये भी एक प्रकार का एंजाइम है जो कि सर्टेन सेक्शंस पर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जो भी हमारा प्लाज्मिड आया उसको कट कर सकते हैं। जब भी ये कट करते हैं तो निशान छोड़ जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ से हमने काट दिया है। तो इसके बाद जैसे ये हमारे लिए मॉलिक्यूलर सीजर है, वैसे ही हमारे पास एक मॉलिक्यूलर ग्लू भी होता है। ग्लू मतलब क्या, कागज को फाड़ के चिपकाने के लिए क्या करोगे, या तो टेप लगाओगे या तो ग्लू से चिपकाओगे। तो मान लो कि हमने डीएनए से एक हिस्सा निकाल दिया, दूसरा हिस्सा जब चिपकाना है तो उसके लिए हमें ग्लू की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये ग्लू क्या है हमारे लिए, ये लाइगेस है। ये हमारे लिए मॉलिक्यूलर ग्लू का काम करता है। लाइगेस ये भी क्या है, एक एंजाइम है। जैसे ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वैसे ही ये एक हमारे लिए क्या है भाई, लाइगेस भी एक एंजाइम है। अब देखो एंजाइम जब भी शब्द सुनो तो एंजाइम क्या होगा, तो ऐसा ही समझ लेना है कि यार एंजाइम भी एक प्रकार का प्रोटीन ही होगा कुछ, है ना, प्रोटीन ही होगा। एंजाइम हमारे शरीर में भी बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, वो सब प्रोटीन के फॉर्म में एंजाइम्स हम उनको बोलते हैं। ये बात भी चलो भाई अब हमें समझ में आ गई। अब तीसरी चीज जो है, तीसरी चीज की हमें एक वेक्टर की जरूरत है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूं आपको। जैसे मान लो मच्छर है, मच्छर काटने से डेंगू हो जाता है या डेंगू जो भी आप लोग बोलते हो, तो मच्छर काटने से डेंगू, तो क्या डेंगू का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मच्छर के ऊपर है ना। डेंगू एक्चुअल में वायरस के कारण होता है ना। एक वायरस है, उस वायरस से डेंगू फैलता है। अब यहां पर यह बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो वायरस है जो कि डेंगू फैला रहा है, या फिर मलेरिया का एग्जांपल ले लो, मलेरिया कौन फैला रहा है, मच्छर। मच्छर के काटने से मलेरिया हो रहा है, तो क्या मच्छर क्या है, मच्छर बीमारी नहीं फैला रहा है बेटा। मच्छर के पीछे जो एक पैरासाइट छिपा है मलेरिया का, एक्चुअल में वो मच्छर के अंदर घुस जा रहा है। और मच्छर तो अपना नित्य काम कर रहा है, उसका काम ही है ऐसे बैठना, डिंग टक से मारना और खून निकाल लेना भाई साहब, उसका काम ही यही है यार। तो फिर उसमें क्या होगा कि अब हमारे लिए सबसे सिंपल सी बात यह है कि वो मच्छर आए और हमें काट ले, लेकिन वो मच्छर पहले से उस वायरस से प्रभावित हो तो वो हमारे शरीर में भी वो वायरस डाल देगा। तो मच्छर हमारे लिए क्या, एक कैरियर का काम कर रहा है भाई साहब, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। तो किसी भी जगह पर वेक्टर क्या काम करते हैं, वेक्टर हमेशा एक ट्रांसपोर्टेशन जैसे काम करते हैं। तो वेक्टर शब्द कहीं पर भी सुनो अगर, तो वेक्टर का यही मतलब समझना। या जैसे प्लाज्मिड है यार, प्लाज्मिड क्या काम कर रहा है, ये आइजीन को कैरी करने का काम कर रहा है ना। हम इसमें डायरेक्ट आइजीन तो नहीं घुसा सकते थे कि हमने ये लो आइजीन का इंजेक्शन लगा दिया इस बैक्टीरिया को, ये गया ना अंदर, ऐसा नहीं चलेगा भाई। हमें प्लाज्मिड को एज ए सोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो प्लाज्मिड हमारे लिए क्या है, एक वेक्टर है। ये बात समझ में आ गई। तो तीन पार्ट यहां पर देखना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, वेक्टर। अब होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, वो ऑर्गेनिज्म जहां पर ये प्लाज्मिड डाला जाए। जैसे कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे, जैसे यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए था और इसको हम लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोल रहे थे। तो ये जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू ये सारा काम वगैरह किया जाएगा, वही हमारे लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। इतनी बात अब हमें समझ में आ गई। देख लो भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत अच्छे से समझना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है भाई, मॉलिक्यूलर सीजर है जो कि डीएनए सेगमेंट्स को कट करता है। ये अपने आप में एक स्पेसिफिक जगह को रिकॉग्नाइज करता है, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन के एक स्पेसिफिक जगह पर ही ये कट लगता है और उसके लिए ये पहले से ही ट्रेंड होता है। ये एक्चुअल में एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को खोजता है। जैसे मान लो GAATTC, ये जो एक सेंटेंस है या फिर ये जो हमारा कोडिंग है, इसको जहां पर भी ये GAATTC दिखेगा उसके बाद में ये कट कर देगा। तो इसका काम क्या होगा भाई साहब, इसका काम होगा कि इस पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को समझना और वहीं पर एग्जैक्ट वहीं पर जाके कट कर देना। अब इसके चलते हम लोग के पास ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं यार, हजारों हजारों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं
जिनकी कोडिंग हर बार अलग अलग तरीके से होती है। कोई GAA-TTC पर काट रहा होगा, कोई GAA-TT पर काट रहा होगा, कोई CCA-TT पर काट रहा होगा। ऐसे करते करते हमने कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोज लिए। तो मतलब हमें जहां पर भी सहूलियत पड़ती है कि हाँ भाई यहाँ से कटवाना है उस DNA को, तो हम लोग वो वाला छांट के लेके आते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और उसको भेज देते हैं कि भाई तुम तो पहले से ही ट्रेन हो, तुमको पता है कहाँ पे काटना है, तुम जाके सीधे वहीं काट दो, बात खत्म हो जाए। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है ना। हमेशा देखना कि ये जो भी सीक्वेंस होगा वो हमेशा पैलिंड्रोमिक नेचर का होगा। पैलिंड्रोम का मतलब यहां पर देखो, इसको चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, दोनों में बतिया इज द सेम, तो इसी को हम लोग पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो यहां पर भी देखो, इसको चाहे इधर से पढ़ो और इनके पेयर्स निकालो, जी का सी, ए का टी, ए का टी, ए का टी, टी का ए, टी का ए, सी का जी। अब तुम इसको इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, बतिया इज द सेम। तो हमारे लिए ये क्या है, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है हमारे जेनेटिक कोडिंग का। तो इसी जेनेटिक कोडिंग को ये याद रखता है। अब देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है ना, ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कट आखिरकार करना कौन सा हिस्सा है, अंदरूनी हिस्से को कट करना है कि बाहरी कोने को कट करना है। अगर अंदरूनी हिस्से में कट लगाना है तो इसके लिए हमें चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या करेगा कि मान लो कि ये किसी भी DNA सेगमेंट का हिस्सा है तो उसको अंदर अंदर कट लगा देगा। यहां पर जो कट करके इसको अलग कर दिया इसने। सिमिलरली अगर हमारे पास एक्सोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, तो यहां पर ये जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है ये किसी भी बाहरी कोने को कट कर देगा। तो मेक कट एट द स्पेसिफिक लोकेशन फ्रॉम द एंड ऑफ DNA, इसको काट के इसको बाहर ही निकाल देगा, है ना। तो जहां पर भी हमें एक्चुअल में कट लगवाना है, कहीं अंदरूनी हिस्सा है या बाहर का DNA का हिस्सा है, वो हमारे लिए उसके हिसाब से हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को चूज करते हैं कि भाई साहब हमें एंडोन्यूक्लियस चाहिए या एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम चाहिए। ये भी समझ गए अब आप लोग। नेक्स्ट हमारे लिए देखो क्या है भाई, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम हमारे लिए क्या करता है, मॉलिक्यूलर ग्लू जैसा काम करता है। देखो एक्चुअल में क्या है, लाइगेज एंजाइम जब भी आपका मॉलिक्यूलर सीजर मतलब कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं भी कट करता है, तो मैंने बोला था कि वो निशान छोड़ जाता है। तो निशान जो छोड़ता है बेटा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिकी इंट्स बोलते हैं। स्टिकी इंट्स में क्या होता है, इसको पता चल जाता है जहां पर भी ये कट करेगा ना, जहां पर भी कट करेगा तो समझ लो एक इशारा करके चला जाता है अपने लाइगेज एंजाइम के लिए कि भाई साहब जब तुम आओगे तो तुमको पता चल जाए कि अच्छा यहीं से मैंने काटा है, तुम यहीं पर चिपका देना। तो इसके लिए वो स्टिकी इंट्स छोड़ के जाता है दोनों इंट्स पर, और उसी को ये रीड करता है लाइगेज एंजाइम, और लाइगेज एंजाइम उन्हीं जगहों पर नया वाला DNA को इंसर्ट करके उनको जोड़ देता है। तो यहां पर आप अगर उस सीक्वेंस को नहीं समझ पाते हो तो बड़े ही सिंपल शब्दों में देखो आप, क्या है हमारे लिए, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड का हमने कोई भी फॉरेन DNA ले लिया, जैसे कि अभी हम लोग आई जीन की बात करते हैं, सिर्फ आई जीन ही नहीं, मतलब कुछ भी बोल सकते हो। अब इसका एक प्रोसेस है जिसको हम लोग डाइजेशन बुलाते हैं। डाइजेशन के थ्रू क्या होगा, यहां पर इसको कट तो कर दिया हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, अब हमें स्टिकी इंट्स का इशारा यहां पर मिल गया। इस स्टिकी इंट्स के हिसाब से लाइगेज एंजाइम ने इसको चिपकाने का काम किया, और चिपकाने के बाद हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA मिल गया। अभी जो रिकॉम्बिनेंट DNA है वो फर्दर हमारे किसी भी वेक्टर ऑर्गेनिजम्स में या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हमने क्या समझा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। अब तीसरे नंबर पर हमारे लिए क्या था भाई, वेक्टर ऑर्गेनिज्म, वेक्टर होस्ट ऑर्गेनिज्म। देखो वेक्टर होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है वेक्टर और होस्ट ऑर्गेनिज्म फिक्स हो चुके हैं हमारे हर एक प्रोसेस के लिए। जैसे कि अगर मान लो कि किसी भी बैक्टीरिया में अगर कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा जीन्स भेजना है, तो हम हमेशा वेक्टर को प्लाज्मिड के तौर पर लेंगे। मतलब अभी भी तो देखा हमने, बैक्टीरिया के अंदर कोई भी नया जीन इंसर्ट करना है तो हमने प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, उसके बाद उसको एक नया जीन डाला, उसको लाइगेज एंजाइम से जोड़ा और फिर उसको वापस से और अपने बैक्टीरिया में भर दिया। तो बैक्टीरिया का जब भी कभी भी जेनेटिक चेंजेस करने की बात होगी तो हर बार प्लाज्मिड का इस्तेमाल होगा। ये रूल है बेटा, इसको रट डालो, लिख लो, कहीं पर याद कर डालो। दूसरा क्या हिस्सा है, प्लांट के अंदर ऐसे ही अभी आप लोग देखोगे कि जब भी हम लोग प्लांट के अंदर, आज के लेक्चर में ही देखोगे, जब भी हम लोग प्लांट के अंदर कोई भी जेनेटिक चेंजेस करना चाहते हैं तो हमें एक होस्ट की जरूरत पड़ेगी। ये होस्ट कौन है भाई, हमारे लिए एग्रोबैक्टीरियम, एक प्रकार का सॉइल में रहने वाला बैक्टीरिया है। दूसरा क्या है, ह्यूमंस और एनिमल्स, मतलब मेरे और आपके जैसे लोगों में अगर कभी भी कोई भी जेनेटिक चेंजेस करना होगा तो हमें चाहिए होगा एक होस्ट के तौर पर वायरस। याद रहे ये जो वायरस है ये खतरनाक वाला वायरस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे होस्ट के जैसा काम करेगा। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस हो सकता है या फिर डेड फॉर्म ऑफ वायरस हो सकता है। इसका काम क्या होगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर जीन्स को ले जाके हमारे शरीर के अंदर में इंट्रोड्यूस कर देना, है ना। तो बस ये काम है। ये अगर 3 चीज याद हो गया तो आपकी आधी जिंदगी सॉल्व हो जाएगी भाई। जीन एडिटिंग क्या चीज है, जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग क्या चीज है। सबसे पहले आप लोगों को देखो भाई, रिवाइज करा देता हूं एक बार। DNA और RNA पढ़ा था, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहां पर जो दोनों चीजें हैं ये दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं।
ये न्यूक्लिक एसिड कैसे है, किससे बने हुए हैं, तो हमने पढ़ा था भाई साहब ये न्यूक्लियोटाइड्स के बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आता है, तो हमने पढ़ा कि देखो सर एक शुगर मॉलिक्यूल आता है, एक फॉस्फेट ग्रुप आता है, और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस पेयर्स आते हैं। तो ये जो तीनों ही चीज़ें हैं, नाइट्रोजन बेसेस जो हैं, उसमें हमने पढ़ा था अगर डीएनए है तो उसमें एटीसीजी होगा, और अगर आरएनए है तो उसमें एयूसीजी होगा। यहाँ पर थायमिन को हटा के इसमें यूरासिल प्रेजेंट रहता है। इतनी बात हमने पहले कर ली थी लास्ट क्लास से, आपका चलो रिवीजन भी हो गया बड़े तगड़े तरीके से। अब यहां पर देखना कि जीन एडिटिंग इज ए मेथड टू मेक स्पेसिफिक चेंजेस इन द डीएनए। जीन एडिटिंग क्या चीज है? अब जीन एडिटिंग बहुत ही एक स्पेसिफिक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग जीन्स में चेंजेस लगाते हैं। चेंजेस करने का मतलब यहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब कि एडिशन जोड़ घटाना नहीं, बल्कि नए जीन को जोड़ना, पुराने जीन को उखाड़ फेंकना, और उखाड़ने के बाद नया जीन चिपका देना, मतलब कि रिमूवल के साथ साथ अगर अल्टरेशन भी करना है तो भी कर सकते हो आप। ये सभी चेंजेस आज के डेट में पॉसिबल हैं किसी भी जेनेटिक मेकअप या जीन्स के अंदर में चेंज करने के लिए। अब यहां पर हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अभी तक हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना, लेकिन बाद में हम लोग के पास ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहाँ से निकलते हैं बेटा? ये अलग अलग बैक्टीरिया से आते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो अलग अलग बैक्टीरिया से ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग निकालते हैं, उसके जगह पर हम लोगों को एक और नायाब तरीका मिला जिसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियर्ड न्यूक्लियस। अभी तक हम लोग इंडो न्यूक्लियस या एक्सो न्यूक्लियस की बात करते थे, दोनों के दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के फॉर्म्स थे। उनको वो प्री ट्रेंड जगह पर ही कट करते थे, इसीलिए तो हमें हजारों तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, और जहां से भी हमें कट करना है उसके लिए एक नया एंजाइम ढूंढना पड़ता है जो कि प्री ट्रेंड हो उस जगह से कट करने के लिए। तो बड़ा टीडियस सा प्रोसेस है। तो हमने बोला कि यार हर बार नया नया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजते रहो, इससे अच्छा हम इंजीनियरिंग के थ्रू या फिर मेडिकल इंजीनियरिंग, लैब इंजीनियरिंग के थ्रू हम कुछ एक काम करते हैं, हम अपना खुद का न्यूक्लियस बना देते हैं। न्यूक्लियस जब हमने बनाया, देखो याद रखना कि ये बेटा न्यूक्लियस नहीं है, सेल के अंदर का न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियेज है, न्यूक्लियेज, दोनों में अंतर है। न्यूक्लियस का काम होता है काटना। बेटा कहां भाग रहे हो, काटने से कुछ और समझ रहे हो तुम। यहां पर है काटना, मतलब जीन्स को काटना है ना, कैंची लगा के कुछ कपड़े काटने के तरीके मत पहुंच जाना तुम। तो ये क्या है? इंजीनियर्ड न्यूक्लियस, इंजीनियर्ड न्यूक्लियस। यहां पर जीनोम एडिटिंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। अब यहां पर जब भी इंजीनियर्ड न्यूक्लियस की बात हो तो हमें समझ में आ गया कि यार देखो हमारे पास ना ऐसे दो चीज़ों की जरूरत पड़नी चाहिए। सबसे पहला, एक तो न्यूक्लियस पार्ट हो जो कि डीएनए को कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कहाँ कट करना है वो काट दे उसको वहां पर जाके। और दूसरा डीएनए टारगेटिंग पार्ट चाहिए, मतलब कि एक ऐसा हिस्सा जहां पर हम लोग इंजीनियरिंग के माध्यम से उसको ये बात बता सके कि बेटा यहां पर कट करना। अगर कोई उसको बताने वाला मिल जाए, है ना, जैसे मान लो कि एक अंधा है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है उसके पास, लेकिन हाथ में कैंची है, ठीक है। अब वो तुम ऐसे ऐसे इधर उधर टहल रहा है, तब से तुमने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के ले गए कपड़े के पास, उसने लगा दिया कि ये रहा कपड़ा, काटो काटो काटो, तो उसको फील हुआ अरे ही अच्छा यहाँ कट करना है, कट 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 काट दिया। तो ये दो चीज की जरूरत पड़ी ना, एक तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था लेकिन मेरे हाथ में क्या था? कैंची था। तो मैं क्या हूं? एक ऐसा मॉलिक्यूलर सीजर हूं जिसकी जरूरत जीनेटिक चीजों को कट करने के लिए जरूरी होगा, लेकिन कहाँ काटूं, मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। तो इसके लिए कोई भी एक गाइडिंग जैसा इसको कुछ ना कुछ ऐसा डीएनए टारगेटिंग पार्ट इसके अंदर में होना चाहिए। अब इसीलिए हम लोग इसको एक साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस के नाम देते हैं। जो भी हमारे इंजीनियर्ड न्यूक्लियस होते हैं उनको हम लोग एसएसएन या एसक्यूएन दोनों के नाम से जानते हैं। हमारे एसडीएंस बोले तो हमारे साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, या फिर एसएसएन्स जिसको हम लोग सीक्वेंस स्पेसिफिक न्यूक्लियस बोल रहे हैं। तो हमारे जो एसडीएंस हैं, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, यहां पर आप लोग समझना कि इसका काम क्या होगा भाई साहब। इसका काम होगा कि सही तरीके से सही जगह पर कट करना, वो भी अपने मुताबिक। मतलब अब उसके लिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहां पर सबसे बेहतरीन टूल जो हमें देखने को मिलता है उसको हम लोग नाम देते हैं क्रिस्पर-cas9 का। क्रिस्पर-cas9 अब ये क्या चीज है उसको समझते हैं जरा। क्रिस्पर-cas9, देखो क्रिस्पर-cas9 बेसिकली, वैसे तो इस डायग्राम से आप कंफ्यूज जाओगे, क्रिस्पर-cas9 जो है बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं कि बैक्टीरिया के अंदर में पाए जाने वाला एक हिस्सा है। देखो यहां से समझ लो कि क्रिस्पर जो है, क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये है क्रिस्पर का फुल फॉर्म। अब यहां पर कुछ कुछ चीजों का मतलब आपको पता होना जरूरी है, जैसे कि क्लस्टर्ड मतलब इकट्ठा हुआ, रेगुलरली इंटरस्पेस्ड मतलब कि हर कुछ कुछ दूरी के बाद वो इंटरस्पेसेस में कहीं ना कहीं बन के आ रहा है। ये जो क्लस्टर है ये रेगुलरली इंटरस्पेस्ड है, जो क्लस्टर है वो कुछ कुछ दूरी पर हमें दिखता रहेगा। शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के फॉर्म में, मतलब शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स क्या हो सकते हैं? अभी अभी पैलिंड्रोम पढ़ा था हमने, उन्हीं शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के फॉर्म में एक हम लोग ये बोल रहे हैं रेगुलरली इंटरस्पेस्ड में बार बार ये क्लस्टर दिखाई दे रहा है। अब क्या मतलब इसका? मान लो कि हमारा ये पूरा जेनेटिक सीक्वेंस है ना, ये पूरा जेनेटिक सीक्वेंस जीनोम सीक्वेंस है। इसके अंदर अब हम लोग को दिख रहा होगा कि ये देखो चार नीली रेखा
4 नीली रेखा, 4 नीली रेखा, 4 नीली रेखा, 4 नीली, ये क्या हो रहा है? ये हमारे लिए मान लो कोई भी एक पैलिंड्रोम का छोटा सा सीक्वेंस है जो कि थोड़ी थोड़ी दूर पर हर बार हर बार हर बार हर बार ये क्रिएट होता जा रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई? हम लोग इसको बोलेंगे क्रिस्पर। क्या बोलेंगे भाई? क्रिस्पर। क्या है ये? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, बार बार बोलो ताकि याद हो जाए, है ना, क्रिस्पर। अब यहां पर जो बचे हुए हिस्से बने, जो बचे हुए हिस्से थे, उसको हम लोगों ने क्या बुला दिया भाई? प्लेसर बुला दिया। उनको हमने क्या बुला दिया? प्लेसर बुला लिया। प्लेसर क्या है? ये इंफॉर्मेशन है अलग अलग वायरस का कि हाँ भाई यहां पर कुछ जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया गया, मतलब यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन छिपाई गई है एक वायरस को मारने की, यहां पर दूसरी इंफॉर्मेशन छिपाई गई है दूसरे वायरस को मारने की, यहां पर तीसरी इंफॉर्मेशन छिपाई गई है किसी और वायरस को मारने की। ऐसे ऐसे करके हर जगह पर ये बैक्टीरिया के अंदर जो भी वायरस घुस रहे हैं उन सभी को मारने के लिए जो कोडिंग है वो इसके मेन जीन्स में सबके सब धीरे धीरे करके इंटरफीड है। अब जो क्रिस्पर जो है ये कैसे करेगा? ये देखो कैसे करेगा। यहां पर सिंपल सी बात समझते हैं कि यहां पर जो आपका Cas9 है, Cas9 को अगर हमने एक बार में ट्रेन कर दिया। अच्छा, बैक्टीरिया के अंदर कैसे काम होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो Cas9 जो है, Cas9 इसके साथ हमेशा टैग होके आता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई भी वायरस हो, अपना ये वायरस या फिर ये वायरस मान लो कोरोना वायरस, मान लो ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये वायरस अगर इस डीएनए पर आक्रमण करना चाहता है, इस बैक्टीरिया के अंदर घुसना चाहता है, तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेगा कौन? क्रिस्पर। क्रिस्पर आइडेंटिफाई करते ही उसके करस्पॉन्डिंग Cas9 जनरेट कर देगा। और Cas9 क्या है भाई साहब? मॉलिक्यूलर सीजर है हमारे लिए। Cas9 क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर है। अब चूंकि इसको इशारा देने वाला कौन है? हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, तो हर बार नए नए वायरस के लिए नया नया Cas9 नहीं चाहिए, है ना। Cas9 के पास सीधे हम इसी क्रिस्पर के इंफॉर्मेशन के बेसिस पर Cas9 को बता देंगे कि भाई फलाना वायरस आया है, जाके काट डालो उसको। तो फलाना वायरस जो भी आया होगा इसको जाके Cas9 काट डालेगा, मतलब इसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को काट डालेगा। तो इसका मतलब है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो ना रहेगा डीएनए सीक्वेंस ऑफ वायरस, ना बनेगा कोई नया वायरस अपने बैक्टीरिया के अंदर। तो ये हमारे लिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। अब यहां पर इस चीज को फिर से समझना आप, क्रिस्पर Cas9 जो है वो एक नेचुरल सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है बैक्टीरियाज का, है ना। अब इसी तरीके से अब इसको हम लोग अपने अपने हिसाब से कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लोगों ने अपने हिसाब से जब इस्तेमाल करने की कोशिश की तो हम लोग बोल रहे हैं कि यार देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा बताते हैं, हम लोग बहुत ही सिंपल सा फंडा बताते हैं। यहाँ पर देखते हैं यार कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर 3 की एलिमेंट की जरूरत है। सबसे पहला क्या है? गाइड आरएनए। गाइड आरएनए जो है हमारे लिए एक ऐसा आरएनए है जो कि हम लोग लैब में मैन्युफैक्चर करते हैं। अब हमने क्या किया? बैक्टीरिया से क्रिस्पर Cas9 का सिस्टम निकाल लिया। उस सॉरी यार, तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है। तो Cas9 जो है आप इसको समझो इस तरीके से कि Cas9 जो है ये हमारे लिए मॉलिक्यूलर सीजर का काम कर रहा है। अब ये अगर वही चीज है अंधा, Cas9 क्या है? अंधा, पता नहीं, कैंची लेके घूम रहा है बस, कहाँ काटना है कहाँ काटना है कहाँ काटना है पता नहीं। हमने इसके साथ गाइड आरएनए लैब में पूरा बनाया, और लैब में समझ लो जैसे अंधों को टहलाने के लिए हमने एक सहारा दे दिया कि गाइड आरएनए क्या कर रहे हो भाई? गाइड आरएनए तुमको लैब में हम बना रहे हैं, तुम Cas9 को इसके जगह पर ले जाओ और बोलो कि यहां पर कैंची चला दे, ऐसी ही बात करनी है। तो गाइड आरएनए हमने लैब में बनाया, और लैब में बनाने के बाद हमने उसको Cas9 के साथ में मिला के भेज दिया अपने शरीर के अंदर, जहां पर जो भी डीएनए सीक्वेंस को कट करना था। तो गाइड आरएनए ने Cas9 को गाइड किया और उसको जहां जहां पर कट करना था वहां पर उसने कट लगा दिया। अब कट लगाने का मतलब ही यही है कि जो हमारा Cas9 है, Cas9 एग्जैक्टली उसी जगह पर कट करेगा जहां पर हमने गाइड आरएनए भेजा। तो अब सोचो, हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत ही नहीं है। तो गाइड आरएनए क्या है? पीस ऑफ आरएनए इंजीनियर्ड इन द लैबोरेटरी टू लोकेट द टारगेटेड जीन। Cas9 क्या है हमारे लिए? मॉलिक्यूलर सीजर प्रोटीन है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग द डीएनए। जो भी गाइडेंस दी जाएगी गाइड आरएनए के द्वारा, वो ही जगह पर Cas9 कट कर देगा। क्रिस्पर प्लस प्लेसर, ये जो हमारा पूरा हिस्सा था, दे एक्ट एज ए लैंडमार्क फॉर गाइड आरएनए कि कहां पर किसको कट करना है, वो इसका काम करते हैं। और डीएनए डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए है, जो कि कट करने के बाद अगर वहां पर कुछ जोड़ने का मन भी है तो वो डिजायर्ड डीएनए भी आप इस पूरे सिस्टम के साथ Cas9 और गाइड आरएनए के साथ वो सिस्टम भी भेज सकते हो कि जब गाइड आरएनए उसको कट करेगा, गाइड आरएनए जब इशारा देगा Cas9 को, वो कट कर दिया भाई साहब, अंधा है, उसको तो कट करना था, यहां पर सही जगह इशारा लगा के कट कर दिया। हमारा ये मान लो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का डीएनए है, इसको कट तो कर दिया, लेकिन इस कट करने के बाद अगर ये हुआ कि भाई साहब इसको कट करो, जब ये 2 पार्ट में टूट जाए तो इसमें एक नया जीन भी डाल दो। नया जीन जो हमने उसके साथ भेजा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसी को हम लोग बोल रहे हैं भाई साहब क्या? डीएनए, डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा और हमारा पूरा का पूरा जेनेटिक सीक्वेंस जो है वो एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से एडिट हो जाएगा। तो मतलब क्या, क्रिस्पर Cas9 का फायदा ये है यार कि हम उसको अपने तरीके से मोड़ तोड़ सकते हैं, है ना।
तो देखो ये जो साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस की हम लोग बात कर रहे थे, एसडीएन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे थे, इंजीनियर्ड न्यूक्लियसेस की बात कर रहे थे, इन सभी जगह पर हमने समझा कि ये देखो क्रिस्पर कैस9 जो है वो तो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर में अगर हम लोग डीएनए टारगेटिंग पार्ट को देखें तो क्रिस्पर है, और जो मॉलिक्यूलर सीजर है, न्यूक्लियस पार्ट है, वो हमारा कैस9 है। सिमिलरली इसी के जैसा हमारे पुराने जमाने में दो और भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं, जिनको हम लोग जिंक फिंगर न्यूक्लियस बोलते हैं, जेडेफेंस, और टैलेंस जो है हमारा ट्रांसक्रिप्टर एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस है। इन दोनों ही जगहों पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो न्यूक्लियस पार्ट है वो तो फोकल न्यूक्लियस ही है, फोकल न्यूक्लियस इसके अंदर एक होता है। बस याद रखोगे डीएनए टारगेटिंग पार्ट इनके अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ पर जिंक फिंगर प्रोटीन होता है और यहाँ पर टेल होता है। टेल बोले तो ट्रांसक्रिप्टर एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर। तो ये जो है टेल, ये बेसिकली काम क्या करेगा भाई, ये बेसिकली काम करता है हमारे लिए डीएनए टारगेटिंग पार्ट के जैसे, और फिर यहां पर दूसरे हिस्से पर ये जो फोकल न्यूक्लियाई, जैसे यहाँ कैस9 मॉलिक्यूलर सीजर था वैसे यहां पर फोकल न्यूक्लियाई हो जाता है। तो ये बात भी हमने चलो पढ़ ली। अब देखो यहां पर अभी हाल फिलहाल में कास्गेवी और लिवजेनिया, ये दो ऐसे कंपनीज हैं, दो बड़े कंपनीज हैं, जिनको कि क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए जो भी पेशेंट्स सिकल सेल डिसीज या फिर थैलेसेमिया से ग्रसित हैं उनको ट्रीट करने के लिए कैस9 जैसे बड़े, क्रिस्पर कैस9 जैसे बड़े टेक्नोलॉजीज का क्लियरेंस मिल गया है। अब ये लोग क्रिस्पर कैस9 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखो कि अभी भी ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा महंगी है। बहुत ही ज़्यादा महंगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी इस क्रिस्पर कैस9 के इस्तेमाल के लिए आप आराम से समझ लो अपनी जेब में, जब तक आपके पास इंडिया के सस्ते हॉस्पिटल में तो मिलेगा नहीं, अगर ठीक ठाक महंगे हॉस्पिटल में भी जाओगे तो 40, 50, 60 लाख रुपए के आसपास खर्चा हो जाएगा, तब जाके आपका क्रिस्पर कैस9 की मदद से ऐसे इलाज हो पाएंगे। तो उसमें भी कितना सक्सेस रेशियो है वो सब अभी एक अलग मुद्दा है हमारे लिए, लेकिन फिर भी बस इतना समझ लो आपकी, ये सारे टेक्नोलॉजी सुनने में बहुत मजा आता है लेकिन पैसे बहुत खर्च होते हैं, तब जाके ये सब इलाज मिलेगा। अगली बात हमारे लिए हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पर हेल्थ में सबसे पहला पोर्शन जो है हमारा वो आता है जीन थेरेपी को लेके। जीन थेरेपी क्या है कि हमारे अंदर में कोई भी अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है बेटा, जैसे मान लो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया की अगर हम लोग बात करें तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, सिकल सेल एनीमिया जो प्रॉब्लम है उसमें क्या होता है, हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होता है बेटा, वो उसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 120 दिन के आसपास की होती है। 120 दिन में क्या होता है कि हमारे बोन मैरो से वो ओरिजिनेट होता है, 120 दिन तक अपना पूरा काम करता है भाई साहब, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर जगह पहुंचाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से लंग्स में छोड़ के आता है। तो 120 दिन तक ये काम करता करता जब ये बूढ़ा हो जाता है तो ये स्प्लीन में जाके मर जाता है, और ऐसे ही नए नए तरीके से हमारे ये रेड ब्लड सेल्स ओरिजिनेट होते रहते हैं। अब इसमें सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे जिन भी लोगों को सिकल सेल एनीमिया जैसे प्रॉब्लम है, सिकल सेल डिसीज है, तो उनके लिए सबसे पहले ये जो रेड ब्लड सेल है बड़े सॉफ्ट से हैं, किसी भी नली में घुसना है, किसी भी आर्टरी, किसी भी वेन्स में घुसना है, बड़े आसानी से एकदम फिसलते हुए चिकने से पहुंच जाते हैं। एल्पेनलीबे टॉफी जैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, बढ़िया सर्कुलर शेप के होते हैं, तो कहीं पर भी मस्त घुस जा रहे हैं। लेकिन जब हमारे अंदर एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर से क्या पता चला कि हमारा जो बोन मैरो है, जब जब वो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ऐसा एल्पेनलीबे टॉफी जैसा या फिर ऐसा सर्कुलर शेप का डीएनए ना प्रोड्यूस करके ये हसिया के आकार का, सिकल के आकार का रेड ब्लड सेल्स जो कि बहुत ही हार्ड है, ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है। अब सोचो ये ऐसे ऐसे कहीं पर भी ये अगर अटक गए, हमारी आर्टरीज या वेन्स जाम कर दिए भाई साहब, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना, हार्ट अटैक आने के भी चांसेस हैं। तो सिकल सेल एनीमिया का डिसीज जो है ये हमारे जीन से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा पूरा बोन मैरो ही भाई साहब ऐसा ही काम कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमने कास्गेवी लिवजेनिया जैसे प्रॉब्लम्स का सहारा लिया था। अब देखो अगर ऐसे ही हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स को हम लोग क्या करें, जो भी हमारे जेनेटिक चेंजेस के कारण से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन का अगर ट्रीटमेंट हम लोग फाइंड करते हैं तो उसको हम लोग जीन थेरेपी बोलते हैं। अब जायज सी बात है, देखो ये जो जीन थेरेपी है, इट डज नॉट इंक्लूड ईटिंग ऑफ मेडिसिन, स्वेलिंग बोल रहे हैं, स्वेलो ऑफ मेडिसिन। ऐसा नहीं मेडिसिन टैबलेट 2 टैबलेट खाई सुबह शाम दोपहर में खा रहे, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सीधे आपके जेनेटिक मेकअप में ही चेंजेस कर देगा। तो जो मेजर फसाद की जड़ है ना, उस फसाद की जड़ को ही काट फेंक देता है। तो इसलिए वन टाइम प्रोसेस होता है ये हर बार, और ये आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो ये एक न्यू फॉर्म ऑफ मेडिसिन आप बोल सकते हो, न्यू फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पर इसको समझना कि टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी क्या है। जीन थेरेपी 2 टाइप्स के हो सकते हैं। देखो एक जीन थेरेपी है आपका जर्मलाइन जीन थेरेपी, और दूसरा है आपका सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी कहीं पर भी आज के बाद बेटा कहीं पर भी सोमा वर्ड अगर देखो, आप सोमा वर्ड देखो तो इससे ये समझना कि ये किसी न किसी बॉडी से रिलेटेड है, और सोमैटिक सेल का मतलब क्या है
कि ये स्किन सेल हो सकता है, हार्ट सेल हो सकता है, लंग्स का सेल हो सकता है, कोई भी सेल हो सकता है, कोई भी बॉडीली सेल हो सकता है जिसके अंदर में हम लोग कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की छेड़छाड़ करेंगे। अब देखो, जब तक हमारा जर्म लाइन जीन थेरेपी है तो इसका बहुत ही सीधा फंडा ये है कि आपके शरीर के अंदर जो भी चेंजेस किए गए हैं वो आपके शरीर तक सीमित हैं। मतलब कि इन फ्यूचर आप कभी भी पेरेंट बनते हो, यू हैव बीन गिवन अ चांस टू टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, या फिर इंडल्ज इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग द स्पर्म पार्ट ऑफ इट। तो स्पर्म कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो, या फिर फ्यूचर में पेरेंट बनते टाइम पर जो भी स्पर्म और एग के कंट्रीब्यूशन के साथ आपका बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उस तक ये बात नहीं पहुंच रही है तब तो ये क्या कहलाएगा, आपका सोमैटिक जीन थेरेपी। क्योंकि देखो, जब भी हम लोग स्पर्म की बात करते हैं, जब भी हम लोग एग की बात करते हैं, तो दीज आर द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव बर्थ टू अ न्यू इंडिविजुअल। तो ये नए इंसान के उत्पत्ति में हेल्प करता है। तो इसीलिए इन सेल्स को आप अलग ट्रीट करो, क्योंकि अगर इनमें कोई छेड़छाड़ की आपने तो आपका फ्यूचर जनरेशन अफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर इसके अलावा आपने कोई भी बॉडीली सेल्स निकाल के उसमें कोई छेड़छाड़ की तो वो आपके शरीर का हिस्सा है, तो वो सिर्फ आपके शरीर के हिस्से तक ही सीमित रहेगा। तो उसमें जेनेटिक चेंजेस की बात हो रही है। देखना, हमेशा ध्यान देना कि अगर सेल में कोई छेड़छाड़ कर रहे हो तो उसको आप इस कैटेगरी के अंदर में नहीं डालते हो बेटा। ये जीन थेरेपी के अंदर का मतलब ही ये है कि आप सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल को कट कर रहे हो, उसमें से कोई कंपोनेंट निकाल रहे हो, कोई चेंजेस कर रहे हो, ऑल्टरेशन कर रहे हो। ये सारी चीज़ों को हम लोग जीन थेरेपी बोलते हैं। अब इसी सिचुएशन में जब भी बॉडीली सेल्स के साथ ऐसी छेड़छाड़ की जाएगी तो क्या होगा भाई, इसको हम लोग जीन थेरेपी बोलेंगे। लेकिन सिमिलरली अगर हमारे लिए अगर ऐसे कोई फंक्शनल सेल्स हैं जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं, जैसे हमारा एग है, हमारा ओवम है, हमारा स्पर्म है, हमारा जाइगोट है। जाइगोट मतलब कि वो पहला सेल जब भी एग और स्पर्म फ्यूज होता है, फ्यूज होने के बाद जो पहला सेल बनता है उसको जाइगोट बोलते हैं। तो हम सब जितने भी इंडिविजुअल आज खाते पीते दौड़ते पढ़ते लिखते लोग हैं, हम सब लोग सबसे पहले एक सिंगल सेल हुआ करते होंगे। बाद में यही सेल डिवाइड हो होके, मल्टीपल टाइम्स डिवाइड हो होके हमारे जैसा पूरा इंसान बना दिया है उसने। तो समझ लो कि इसीलिए इसमें अगर कोई भी छेड़छाड़ होगी तो मतलब आपके किसी भी अंग में या फिर किसी भी अंदरूनी हिस्से में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। और सिमिलरली अगर हमने इस जर्म सेल में कुछ भी पंगे या फिर कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करना स्टार्ट किया तो यार इसका मिसयूज बहुत है। देखो, हम लोगों ने जीनोम सीक्वेंसिंग ऑलरेडी कर रखा है। हमें पता है कि जीनोम का या जीन का वो हिस्सा जो कि आंखों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोग उसमें छेड़छाड़ करने लगेंगे। उनको कहेंगे कि यार हमारा बच्चा जो है, हम चाहे जैसे भी हों यार, लेकिन हमारा बच्चा जो, हमारे पास पैसा बहुत है यार, पैसा बहुत है, ये लो 2 गड्डी 4 पेटी ऐसे खोखा फेंक देंगे। लेकिन एक बात समझो कि हमारा जो बच्चा पैदा हो वो भाई साहब किसी बाबी डॉल जैसा हो, एकदम भाई साहब उसको दिखने में तो ऐसा ही शानदार लगे कि पूछो मत। आंखें नीले रंग की हो, बाल उसके बिल्कुल ऐसे भूरे रंग के लहरा रहे हो, चेहरा से एकदम जबरदस्त जॉ लाइन बना हो उसका, एकदम एकदम बढ़िया। या तो अगर बाबी डॉल है तो बहुत ही सुंदर प्यारी मासूम आंखें ऐसे ऐसे करके हो सब कुछ। तो ये डिजाइनर बेबी बनाने लगेंगे यार लोग तो, और ये बेसिकली अमीर बना पाएगा सिर्फ। तो सोशल डिवाइड तो बन ही रहा है, इसके साथ साथ वो अमीर तो थे ही, अब वो सुंदर भी होने लगे। वही सुंदरता जो हमारे समाज में परिभाषित है सुंदरता के तौर पर, तो वो वैसा ही सुंदर भी होने लगा। पैसा भी उसी के पास है, गरीब वैसे ही गरीब थे बेचारे, वो अब धीरे धीरे बदसूरत होने लगे। तो ये जो डिवाइड है बड़ा ही भंगा क्रिएट कर देगा यार। ये तो एक प्रॉब्लम बताई मैंने। लोग बायोलॉजिकल वेपन बनाने लगे। बच्चा पैदा करते टाइम ही किसी खुन्नस आई तो उसने डॉक्टर को ब्राइब कर दिया भाई साहब कि इनके एग और स्पर्म में ऐसी छेड़छाड़ करने के बाद करना कि इनका बच्चा जो है बड़ा होते इसका मेंटल लेवल खराब ही निकले, है ना, इसका मेंटल लेवल ऐसा खराब निकले, या फिर ये किसी ऐसी चीज़ों पर ट्रिगर हो कि मैं ऐसे ही बटन दबाऊं और ये फट जाए। कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी सोच सकते हैं लोग, कितना भी गंदी बातें सोच सकते हैं। तो अब इन सिचुएशंस में हम लोग जर्म लाइन जीन थेरेपी का अलाउ किसी को नहीं कर सकते। बस खुशी की बात यह है कि अभी हाल फिलहाल में ही 1 महीने पहले की ही बात है, लगभग 2024 में ही, जब पहली बार साउथ अफ्रीका ने अभी हाल फिलहाल में जर्म लाइन जीन थेरेपी के लिए लोगों को, डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को अलाउ कर दिया है कि आप लोग करो विद इन अ एथिकल फ्रेम, है ना। तो ऐसी बातें की गई हैं। लेकिन फिर भी अभी ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये ओवरऑल ये वाला हिस्सा ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये एथिकली बैंड है। मतलब कोई इसके लिए ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया गया है ना, कहीं पर ऐसा इंटरनेशनल लॉ नहीं फ्रेम है। लेकिन हम लोग एथिकल रीजन के कारण हम लोग ये वाली जीन थेरेपी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। चाइना के एक रिसर्चर थे, उन्होंने एक छोटे बच्चों को पैदा होने से पहले उसको एचआईवी होता, जब भी वो पैदा होता तो उसको एचआईवी होता,
तो उसने क्या किया कि जर्म सेल में, जाइगोट में छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से अब वो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको एचआईवी नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि ये एक एथिकल फ्रेमवर्क के खिलाफ जाके उसने काम किया, उसको चाइनीज गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए जेल में डाल दिया, है ना, क्योंकि बहुत थुथू हो रही थी भाई कि चाइना के रिसर्चर कुछ भी कर रहे हैं, भाई साहब ऐसे कैसे चलेगा, ये तो गलत बात है, हमने मना किया है कि जर्मलाइन थेरेपी का कोई रिसर्च नहीं करना है, उसने तो प्रैक्टिकल सीधे कर दिया। तो रिसर्चर देखो बहुत सारी बातें ऐसे करते रहते हैं, लेकिन देखो वही बात है कि हर चीज के बुरे और अच्छे दोनों पहलू होते हैं। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे पहलू भी हैं, बहुत बहुत खतरनाक खतरनाक जो बीमारियां हैं वो ये ट्रीट भी कर सकता है बुढ़ापे में। जैसा आप लोग को अल्जाइमर डिसीज का पता होगा कि लोग अपना याददाश्त खो बैठते हैं बुढ़ापे में। बहुत बार बूढ़े ऐसे 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 हिल रहे होते हैं, जो भी बूढ़े लोग होते हैं वो ऐसे ऐसे हिल रहे होते हैं, मतलब कि उनका जो मोशन है वो ब्रेन कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन पार्किंसंस डिसीज बोलते हैं इसको। तो पार्किंसंस डिसीज, अल्जाइमर डिसीज, इनफैक्ट जो आप एजिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हो कि भाई साहब आप 25 साल के हो लेकिन इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में थकना मना है वाली सिचुएशन में आप दिख 32-34 के रहे हो, है ना, या 40 के रहे हो, तो ऐसी उम्र में जो आपकी एंटी एजिंग एबिलिटीज है उनको भी हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी मिलेंगे यहाँ से। लेकिन वही है कि अभी हमने इसको बैन कर रखा है भाई साहब। अभी इसके लिए जरूरत है कि इंटरनेशनल लेवल पर लॉ वगैरह फ्रेम करने की। तो हमने ये पढ़ा कि देखो जो जीन थेरेपी है, अब वो जीन थेरेपी बेसिकली 2 प्रोसेस से हो सकता है। अगर हम लोग सोमैटिक सेल जीन थेरेपी की बात करें तो जर्मलाइन जीन थेरेपी तो वैसे ही नहीं कर सकते हम। तो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी के लिए एक एक्स वीवो और एक इन वीवो। एक्स वीवो का मतलब है कि जो भी हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं वो शरीर के अंदर ना हो, शरीर के बाहर हम लोग उन जीन्स को निकालें, उन डीएनए के पार्टिकल्स को निकालें और लैब में उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करें, और फिर लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी जोड़ घटाना करना है करने के बाद हम फिर उसको पैक करके उस बॉडी के अंदर में डाल दें। मतलब शरीर जो भी इंसानी शरीर है, जानवर है, उसके अंदर में डाल दें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो एक्स सीटू कहलाएगा, सॉरी एक्स वीवो कहलाएगा। सिमिलरली दूसरा जो है इन वीवो का मतलब है कि हम लोग सारे के सारे जो जीन थेरेपी है वो शरीर के अंदर ही कुछ इधर उधर कटपिट करके किसी चीज को भेज के सीधे सेल के अंदर में कटवा अटवा के सब वैसा शरीर के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स वीवो वैसे ज्यादा होता है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल आता है वो आता है स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल और स्टेम सेल थेरेपी, सबसे पहले ये समझो कि स्टेम सेल क्या होता है। मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ा दिया है वैसे तो। स्टेम सेल का मतलब है एनी सेल दैट हैज द एबिलिटी टू रीग्रो। यहां पर स्टेम सेल आपका कोई भी बॉडी सेल हो सकता है। ये स्किन सेल जो है ये शेड कर रही है, आपको नहीं पता चलता, इतने धीमे स्पीड पर शेड करती है कि आपका जैसे मान लो 1 साल में पूरी स्किन जो है वो चेंज हो जाती है। हाँ जी, तो मतलब अगर आपने अभी हाल फिलहाल में अपना 22वां बर्थडे मनाया है तो ये आपका 22वां अवतार है, क्योंकि आपकी पूरी स्किन झड़ के नई स्किन की परत आ चुकी है आपके लिए, है ना। तो आप ऐसे ही कुछ अनुमान लगा सकते हो, एग्जैक्टली 22वां नहीं होगा लेकिन हाँ 21, 22, 23, 24 या 20 कुछ भी हो सकता है, ऐसा मान के चलो। तो मतलब क्या है कि हर एक सेल अपने आप में रीग्रो होने की क्षमता रखती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यार, किसी के पास रीग्रो होने की क्षमता ज्यादा है। ज्यादा कैसे है कि वो ना सिर्फ एक प्रकार के सेल बल्कि नाना प्रकार के सेल्स में रीग्रो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारा हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है। हेमेटोपोएटिक, कहीं पर भी हेमो वर्ड सुनो तो उसको समझ लो कि वो ब्लड से रिलेटेड है। तो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल अगर है, मान लो ब्लड सेल का बिल्कुल पापा है, दादा है, ऐसा समझो। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यार रेड ब्लड सेल्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के भी तो बतेरो टाइप्स हैं, है ना। लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। तो अगर हमारे लिए एक हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है तो वो अपने आप को रीग्रो कर सकता है रेड ब्लड सेल्स में भी, व्हाइट ब्लड सेल्स के नाना प्रकार के सेल्स में भी। तो इसकी रीजेनरेटिंग पावर बढ़ गई ना। सिमिलरली सोचो अगर एक्सट्रीम केस में चले जाएं, जैसा भी मैं आपको जिक्र भी कर रहा था, हमारा जाइगोट एक सिंगल सेल, उसके पास तो अथाह पावर है कि वो किसी भी प्रकार के सेल में कन्वर्ट हो सकता है। हमारे स्किन के सेल्स में, हमारे लंग्स के सेल में, हमारे दांतों के जैसे सेल में, हमारे बालों के सेल्स में, हमारे नाखून के सेल्स में, हमारे लंग्स के सेल में, हमारे लंग्स मतलब लंग्स के सेल में, हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स में, हमारे ब्रेन के सेल्स में, किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो उसके पास तो भाई साहब बड़ा ही खतरनाक पोटेंशियल है रीजनरेट होने का। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल दैट अ सेल हैव टू रीजनरेट इनटू वेरियस टाइप्स, उसको हम लोग पोटेंसी बोलते हैं, पोटेंसी। तो ये जो स्टेम सेल है दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंसी। जब भी हम इनके पोटेंसी की बात करते हैं तो दे कैन बी क्लासिफाइड, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। पहला है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हम उन स्टेम सेल्स को बोलेंगे विच हैज एबिलिटी टू रीजनरेट इनटू मल्टीपल थिंग्स। लेकिन बस बात इतनी है कि अभी तक हम पैदा नहीं हुए हैं, हम अपने एम्ब्रियो स्ट्रक्चर में हैं। लेकिन द मोमेंट वी आर बॉर्न, द मोमेंट 9 मंथ्स के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, जब हमारा डिलीवरी हो गया और हम पेट के बाहर आ गए, वूम्ब के बाहर आ गए, तो इस सिचुएशन में हमारे लिए वो सारा का सारा जो हमारा सेल है बॉडी का, वो सब क्या कहलाएगा, हमारा एडल्ट सेल कहलाएगा। बट इसी टाइम पर आप याद रखना कि एक बीच की कड़ी है। बीच की कड़ी क्या,
आपने देखा होगा कि माँ के नाभि से एक कॉर्ड कनेक्टेड होता है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये वही हिस्सा है जो आपके जाइगोट से लेके एम्ब्रियो कन्वर्जन से लेके आपके इस फॉर्म तक के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज के टाइम पर क्या होता है कि इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के हिस्से को हम कट करके एज ए स्टेम सेल यूज कर लेते हैं। अब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो स्टेम सेल्स मिल रहे हैं ना हमें, वो बड़े कारगर होते हैं यार। वो एक प्रकार से इतनी पोटेंसी रखते हैं कि वो कई सारे प्रकार के सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए आज के टाइम पर ऐसे बहुत सारे क्रायो स्टेम सेल बैंक्स होते हैं, जैसे कि ब्लड बैंक्स होते हैं ना, वैसे स्टेम सेल बैंक्स भी होते हैं। ये सारे के सारे लोग अपना ब्लड के साथ साथ अपना जो स्टेम सेल का सैंपल है, जो भी नए कपल्स हैं वो अपने बच्चों का स्टेम सेल्स जो है वो प्रिजर्व कराते हैं। क्यों ऐसा कराते हैं वैसे? इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है कि फ्यूचर में स्टेम सेल आज के डेट में तो इतना ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में इसके पास इतना अच्छा पोटेंशियल है कि ये साइंटिस्ट डॉक्टर्स का ये मानना है कि हम लोग फ्यूचर में इससे पूरा का पूरा एक हार्ट ग्रो करा पाएंगे। मतलब कि ये किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाता है तो हम इसको हार्ट के सेल में कन्वर्ट करा के पूरा का पूरा हार्ट ग्रो करा लेंगे, हम पूरा का पूरा लंग्स ग्रो करा लेंगे। तो जो आज के डेट में कभी फ्यूचर में मान लो कि खुदा ना खास्ता किसी के बच्चों का हाथ कट जाए तो हम पूरा का पूरा हाथ ग्रो करा देंगे। तो मतलब इन सभी प्रोबेबल प्रॉमिसिंग सिचुएशंस को देखते हुए लोग आज के डेट में स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कराने के लिए रख दे रहे हैं। ये आराम से प्रिजर्व होता है, 20 21 22 साल तक प्रिजर्व होता है। 40-50 हज़ार रुपए लगते हैं आपके, लेकिन 40-50 हज़ार रुपए आज के मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल है। उसमें भी वो EMI ऑप्शंस वगैरह दे देते हैं आपको, तो स्टेम सेल्स लोग प्रिजर्व करवा लेते हैं। आपको अपने अपने शहरों में मिल जाएगा, कोई भी बड़ा शहर होगा तो उसमें पक्का से स्टेम सेल बैंक होता है। अब आज के डेट में इंडिया में आपको बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है अभी। तो यहाँ पर इस बात को समझना आप कि स्टेम सेल थेरेपी के बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, लेकिन फ्यूचर में अभी नहीं है, लेकिन इन सब के पास है। तो इसीलिए हम लोग इस पूरे टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स में इन स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ाई करना बड़ा ज़रूरी है। अब देखो, अगर हम लोग इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और इस सोमेटिक स्टेम सेल को इनके पोटेंशियल के बेसिस पर अगर हम लोग और ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी करते हैं, तो इसको जरा एक बार ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर एक है आपका टोटीपोटेंट स्टेम सेल। टोटीपोटेंट स्टेम सेल आपका एक जाइगोट है, एक सिंगल सेल है जो कि स्पर्म और एग के फ्यूज होने से बना है। इसके पास टोटीपोटेंस मतलब टोटल पोटेंशियल है, ये किसी भी प्रकार के सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। हालांकि हम इसका इस्तेमाल नहीं करते यार, क्योंकि इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ की तो वो किसके अंदर आ जाएगा, जर्म लाइन जीन थेरेपी के अंदर में आ जाएगा, जो कि हम कर नहीं सकते। सिमिलरली ब्लास्टोसिस्ट फेज आता है कुछ समय के बाद। जब आपका जाइगोट बन जाता है तो वो फर्दर अपने डेवलपमेंट्स के चलते 200-300 सेल्स का एक ब्लास्टोसिस्ट फेज आता है। इसी ब्लास्टोसिस्ट फेज के अंदर में इसको हम लोग प्लूरीपोटेंट बोलते हैं, क्योंकि ये 200-300 प्रकार के जो सेल्स हैं इनके पास भी अथाह क्षमता है कि ये कई सारे सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन इस टोटीपोटेंट और इस प्लूरीपोटेंट मतलब प्लूरली कई सारे प्रकार के अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसमें बस दोनों में इतना ही अंतर है कि ये जो आपका टोटीपोटेंट स्टेम सेल है ये आपके कई सारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में भी कन्वर्ट होता है, जैसे कि आपका अम्बिलिकल कॉर्ड का सेल्स, आपके प्लासेंटा का सेल्स, आपके जो आपका फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड है उसका सेल, इन सभी जगहों पर ये कन्वर्ट ये नहीं बना सकता। बस यही 3-4-5-10 सेल्स छोड़ के बाकी सब में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम तो भाई साहब इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एक सेल इसमें से गायब किया तो पता नहीं आगे चल के कौन सी विकलांगता होगी, हमें भी नहीं पता है। इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए हम जब पैदा होते हैं तो बेटा देखो, ये जो दो हिस्से हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एम्ब्रियोनिक स्टेज का है। अब यहाँ पर जब हम फुल्ली डेवलप हो चुके हैं तो अब हमारे लिए एडल्ट स्टेम सेल चलने लगा। जब हम एक बार पैदा हो गए तो हमने जैसे भी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल का एग्जांपल दिया था कि वो RBC WBC पेटलेट किसी में भी कुछ में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो इसके पास भी काफ़ी हद तक मल्टीपोटेंसी है। जो हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर रहे थे बेटा, वो उसके अंदर से यही मल्टीपोटेंट स्टेम सेल निकलता है, इसीलिए इसका प्रिजर्वेशन हम लोग कराते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारे लिए ओलिगोपोटेंट, मतलब कि हमारे ऐसे बहुत सारे लिम्फ सेल्स, बीटा सेल्स, टी सेल्स, ये सारी चीज़ें आते हैं जो कि एक से ज़्यादा प्रकार के सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। और कुछ होते हैं हमारे लिए यूनिपोटेंट स्टेम सेल। ये जो यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं ये कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि अपने ही प्रकार में सिर्फ और सिर्फ रीग्रो कर सकते हैं, जैसे कि हमारे मसल्स के सेल, हमारे स्किन के सेल। एक स्किन का सेल दूसरे हर बार स्किन के सेल्स में ही कन्वर्ट होगा, ये और किसी भी दूसरे प्रकार के सेल्स में रीजनरेट नहीं हो सकता है। तो ये पूरा है, ये पूरा आर्टिकल हमने पढ़ा किसके लिए, स्टेम सेल्स के लिए। अब हमारे लिए देखो, अब यही है कि न्यू रिसर्च क्या शो कर रहा है। न्यू रिसर्च ये शो कर रहा है कि जितना भी अभी जो भी हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, या फिर जो भी हमारे माताएं लोग हैं जिनको भी ऐसे पीरियड्स, बहुत ही नॉमिनल फिनोमेना है, तो पीरियड्स के दौरान जो ब्लड सामने आता है, जो ब्लड बाहर वेस्ट के तरीके से निकलता है, हाँ, कई सारे साइंटिस्ट इस ब्लड पर बहुत सारा रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने ये पाया कि जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड होता है ये भी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होता है एक तरीके से।
यहां पर भी जो एक मेसेंकाइमल स्टेम सेल है, मेसेंकाइमल स्टेम सेल है, ये भी एक प्रकार का मल्टीपोटेंट है बेटा, याद रखना मल्टीपोटेंट है। मल्टीपोटेंट का मतलब है कि ये एक से ज्यादा, मतलब कई सारे मल्टीपल लेवल्स पर ये प्रोड्यूस कर सकता है। क्या क्या बना सकता है? कार्टिलेज के सेल्स बना सकता है, ये आपके बोन के सेल्स बना सकता है, फैट के सेल्स बना सकता है, मसल के सेल्स बना सकता है, हार्ट के सेल्स बना सकता है, न्यूरॉन के सेल्स बना सकता है, लीवर के सेल्स, स्किन के सेल्स, बहुत सारी चीजों में रीग्रो हो सकता है। तो अगेन फीमेल्स के लिए ये बात थोड़ी फायदेमंद है कि उनके पास ये मेसेंकाइमल स्टेम सेल हमेशा मौजूद रहेगा। अगर कभी, अब तो आप लोग बड़े हो गए होगे यार, तो इसका मतलब ये है कि अब आप लोग कभी बचपन में जाके अपना स्टेम सेल प्रिजर्व नहीं करा सकते, बट हमेशा याद रखें कि आपका जो मेंस्ट्रुअल या फिर पीरियड ब्लड होता है, ये भी अपने आप में एक प्रकार का ऐसा ही मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जैसा ही ट्रीट किया जा सकता है। ये नया रिसर्च अभी शो कर रहा है, इसके ऊपर और भी रिसर्च वगैरह चल रहे हैं अपने। नेक्स्ट हमारा जो हिसाब किताब बनता है वो बन रहा है हमारे लिए ये स्टेम सेल और स्टेम सेल थेरेपी का। देखो स्टेम सेल तो हमें समझ में आ गया, स्टेम सेल थेरेपी क्या है उसको भी समझ लेते हैं यार। एबिलिटी टू रीजनरेट तो ठीक है, टू टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स हमने ये सब भी पढ़ लिए भाई साहब, एम्ब्रियोनिक और ये सब तो हमने कई बार पढ़ लिए, इसको भी देख लिया हमने। नेक्स्ट अब हम लोग स्टेम सेल थेरेपी की बात करते हैं। इसके अंदर में एक हमेशा याद रखना कि एक हम लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने एक और प्रकार का स्टेम सेल डेवलप करने की बात की जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। तो है ही, लेकिन वो इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है। मतलब कि उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया इजाद कर ली है जिसके अंतर्गत हमारा जो एडल्ट स्टेम सेल है, मान लो कि हमारा बॉडी, हमारे स्किन का एक सेल है, इस स्किन के सेल को हमने निकाला, इसको रीप्रोग्राम करके हम इसको प्लूरीपोटेंट स्टेज तक पहुंचा देना। याद रखना प्लूरीपोटेंट कौन था? हमारा ब्लास्टोसिस्ट फेज था। तो उसके पास तो बहुत ज्यादा रीजनरेटिंग पावर थी। तो हमने अब यही बोला है कि अब हम लोग किसी भी बॉडीली सेल को निकाल के हम उसको इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस बहुत ही खर्चीलू है और बहुत ही महंगा है, इसीलिए तो लोग अपना स्टेम सेल प्रिजर्व करा रहे हैं ताकि इसकी जरूरत ही ना पड़े कभी। ये तो बहुत ही महंगा पूरा का पूरा प्रोसेस है। लेकिन जब इसकी खोज हुई, जब इसकी बात हो गई, रीप्रोग्रामिंग का हम लोग को पता चला, तो इसके लिए दो साइंटिस्ट थे 2012 में, सर जॉन बी गर्डन और शिनिया यामानाका, इन दोनों लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया इस शोध के लिए, इस चीज के लिए। तो देखो नॉर्मली क्या है कि अभी हमारा जो एम्ब्रियो है वो हमारे लिए अनडिफरेंशिएटेड है, अभी ये अलग अलग नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही हमारा सोमैटिक सेल या फिर जब हम लोग पैदा हो गए, तो अब इसके अंदर सारे के सारे डिफरेंशिएटेड सेल हैं कि हार्ट अलग है, लंग्स अलग है, न्यूरॉन्स अलग है, सब कुछ डिफरेंशिएटेड है। लेकिन इस इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में हम लोग इसी प्रोसेस को डी डिफरेंशिएशन के थ्रू इसको रीप्रोग्राम करने की बात कर रहे हैं, जिससे कि वो वापस से इस स्टेज पर पहुंच जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं कि आईपीएससी की मदद से फ्यूचर में साइंटिस्ट यही बोल रहे हैं कि यार पूरा का पूरा ह्यूमन ऑर्गन हम लोग डेवलप कर लेंगे। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। तो स्टेम सेल थेरेपी क्या है यार? स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके अगर हम लोग डैमेज टिश्यू और ऑर्गन को या फिर दूसरे किसी भी अलग अलग डिसीजेस को, कोई ब्लड डिसऑर्डर है, कोई कैंसर है, इन सबको ट्रीट करते हैं, तो स्टेम सेल का इस्तेमाल करके ट्रीट किया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी। अब ये दो प्रकार के हैं, एक तो है ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या फिर एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। देखो जब भी हम लोग इसको ऑटोलोगस बोल रहे हैं तो ऑटोलोगस का मतलब बहुत ही सिंपल सा है। ऑटोलोगस का मतलब ये है कि आप इसमें पेशेंट के खुद के स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करते हो, जबकि एलोजेनिक स्टेम सेल्स में क्या होता है कि हम लोग पेशेंट के कोई भी क्लोज रिलेटिव, क्योंकि देखो अगर भाई बहन है, सिबलिंग्स है ना, तो भाई बहन के यार काफी हद तक जो आप बोल सकते हो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा तो यार माँ बाप से ही आ रहा है ना, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। तो इसीलिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये भाई बहन के स्टेम सेल्स का भी इस्तेमाल आपके लिए हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर? एलोजेनिक स्टेम सेल थेरेपी बोलेंगे। ये बात हमें समझ में आ गई। एडवांटेजेस की बात करें यार तो देखो साइड इफेक्ट बहुत कम है इसके, प्रिसीशन अच्छा खासा है, बहुत ही मतलब सिंपली ट्रीट हो जाएगा। पहले के इनक्योरेबल डिसीज जैसे सिकल सेल एनीमिया को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अभी कास्गेवी लिवकेनिया की भी बात की थी हमने, क्रिस्पर कैस9 से भी इस्तेमाल करके ट्रीट कर रहे हैं, और फिलहाल अभी के लिए यहाँ पर हम लोग स्टेम सेल का इस्तेमाल करके भी ट्रीट कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रायल्स जो ड्रग डेवलपमेंटल स्टेज पर होते हैं, हम लोग उनको चूहों को खिलाते हैं पहले, है ना। चूहों के लीवर का, अगर कोई लीवर का है तो चूहों को खिला खिला के हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि उसका लीवर तो खराब नहीं हो रहा है या फिर इस समस्या का समाधान दे रहा है कि नहीं। पता चला इस एक्सपेरिमेंट में हजारों चूहों को हमने कुर्बान कर दिया। तो अब हमारे लिए जब आर्टिफिशियली हम लोग ऐसे कई बार ऐसे ऑर्गन्स डेवलप कर लेंगे तो हमारे लिए उन पे एक्सपेरिमेंट करना, ड्रग ट्रायल्स करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ऐसे मासूम जानवरों की डेथ नहीं होगी। साइड इफेक्ट्स भी हैं हमारे स्टेम सेल थेरेपी के, जैसे कि पहला है हेल्दी सेल्स जो हैं उनको इन्फेक्शंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, हालांकि बहुत ही रेयर है बट फिर भी हो सकता है। एक आपका ऑर्गन डैमेज है, इसका मतलब है कि हमें खुद ही नहीं पता है कि हमने ट्रांसप्लांटेशन वगैरह के लिए अगर कुछ भी ऐसा चीज़ स्टेम सेल थेरेपी के कंडीशन में लगाया तो कितने हद तक कारगर साबित होगा। इस पे ऐसा भी बोल रहे हैं कि कई बार आप लोगों को
ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जिनको जिनको स्टेम सेल थेरेपी दी गई वो लोग इनफर्टाइल हो गए या फिर उनकी फर्टिलिटी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे रिसर्च चल रही है ऑलरेडी। इसमें फिर हम लोगों ने बोला कि बहुत सारे ऐसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज भी होते हैं, जैसे डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हमने देखा कि ग्राफ्ट और होस्ट डिसीज़ का भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है कि जब भी डोनर का स्टेम सेल इंट्रोड्यूस किया जाता है पेशेंट के बॉडी में, जिससे कि फॉरेन सेल्स को हम लोग ट्रीट कर सकें, तो वो कई बार फॉरेन बॉडी को वो क्या करने लगता है, एक फॉरेन बॉडी समझता है। मतलब जो भी आपके पार्ट्स वगैरह चेंज होते हैं ना, मान लो आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, अब हार्ट ट्रांसप्लांट आपने अपने स्टेम सेल से कराया है, तो जब आपने वो स्टेम सेल का इस्तेमाल अपने हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए किया, तो उस केस में आपका खुद का इम्यून सिस्टम उस नए वाले हार्ट सेल्स को फॉरेन बॉडी जैसा ट्रीट करेगा और उस पर अटैक करना शुरू कर देगा, तो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं ये पूरा ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज है ना। यहां पर जेनो ट्रांसप्लांटेशन हमारे लिए दूसरा टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारा जेनो ट्रांसप्लांटेशन। देखो, जो वर्ड जेनो है, जेनो का मतलब होता है फॉरेन या स्ट्रेंज। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम लोग फॉरेन किसी भी टिश्यू या ऑर्गन, सब यहां पर ध्यान रखना, ये जेनेटिक मेकअप की बात नहीं हो रही है, यहां पर टिश्यू या ऑर्गन की बात हो रही है। तो टिश्यू या ऑर्गन का अगर सीधे सीधे अलग अलग स्पेशीज में, जैसे कि मान लो कि हमारे अंदर पिग का लीवर लगा दिया जाए, पिग का हार्ट लगा दिया जाए, अगर हमारे लिए, हमारे इंसानों के अंदर ऐसा हुआ है, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में इसको हम लोग जेनो ट्रांसप्लांटेशन बोलेंगे, है ना। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन में बेसिकली हम लोग ये 3-4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। जैसे जीनोम एडिटिंग तो करते ही करते हैं यार। जो भी डोनर का ऑर्गन होता है उसमें ऐसे जीन्स को हम लोग साइलेंट कर देते हैं या काट डालते हैं, जो कि हमारे शरीर पर आके वही ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट कंडीशंस को डेवलप करे। जीन नॉकआउट का मतलब है कि ऐसे जो भी जीन एसोसिएटेड हैं जो कि ह्यूमन रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकते हैं, उनको क्रिस्पर कैस9 की मदद से काट दिया जाता है। फिर हम लोग बोलते हैं ट्रांसप्लांट सर्जरी, बड़ा ही खतरनाक लंबे टाइम तक चलने वाला है, ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी चलता है। और फिर इंटेंसिव मॉनिटरिंग की बात की जाती है। मतलब कि एक बार ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जो कि घंटों चला है, उसके बाद आपको इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर, आईसीयू के अंदर कई दिनों तक आपको पूरा मॉनिटर किया जाएगा कि इसका क्या कंडीशन बन रहा है। आज तक ऐसा हुआ है कि 3-4 महीने से ज़्यादा जेनो ट्रांसप्लांटेशन का कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह पाया है ना। हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हमें मिलेंगे। अब यहाँ पर बस इतना समझ लेना, जेनो वर्ड जो है उसका मतलब है डिफरेंट स्पेशीज। यहाँ पर कई बार ऑटोग्राफ्ट का भी इस्तेमाल होता है, उसमें सेम इंडिविजुअल से ही लेते हैं। और एलोग्राफ्ट का मतलब होता है कि सेम स्पेसीज ले रहे हैं, मतलब ह्यूमन का अगर हार्ट ट्रांसप्लांट है तो ह्यूमन के ही हार्ट से उसको हार्ट को ट्रांसप्लांट करेंगे। लेकिन जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या है कि इंसानों के हार्ट को रिप्लेस करेंगे पिग के हार्ट से, ठीक है। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है कार्टी सेल थेरेपी। कार्टी सेल थेरेपी का फुल फॉर्म है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी मतलब क्या है इसका, कि मान लो कोई भी कैंसर सेल्स हैं, या फिर मान लो कोई भी दूसरे प्रकार के कैसे भी वायरस के सेल्स हैं, या फिर कोई भी पैथोजन है, तो उनकी पहचान हमारा शरीर कैसे करता है, उन वायरस को डायरेक्ट नहीं समझता है। आपने जब कोविड टाइम आया था तो कोविड का आपने फोटो देखा होगा, उस फोटो में आपने देखा होगा कि उसके कांटे कांटे निकले हुए हैं। वो कांटे जो है उनको हम लोग बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन्स। तो एक्चुअल में ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं इसको हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है। तो इसके लिए कई बार ऐसा होता है कि जो वायरस होते हैं ना बड़े चालाक होते हैं यार। वायरस एक्चुअल में क्या है बेटा, जिंदा लाश जैसे होते हैं। ये कहीं पर भी इधर उधर पड़े रहेंगे तो इनमें कोई जान नहीं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी ऐसा खाना बनाने का, पचाने का, वेस्ट डिस्पोज करने का ऐसा कुछ भी मटेरियल होता नहीं है। ये बस प्रोटीन का ढांचा है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा है, बस यही है। तो जिंदा लाश है एक तरीके से। तो यहाँ पर जब भी ये हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहले भेज देते हैं, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से हमारे सेल को हाईजैक करके बोलते हैं कि अब हमारे जैसा और इंडिविजुअल बनाओ, और वायरस बनाओ, और वायरस बनाओ। तो अब ये और वायरस बनाने लगते हैं। तो ये वायरस धीरे धीरे करके फैलना स्टार्ट हो जाता है, और ये हमारे सेल्स को हाईजैक करके उसको बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि जब हमारे ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स हैं वगैरह वगैरह, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेवकूफ़ बना देते हैं कि अरे यार इधर आओ, तुम तो अपने जिगरी यार हो, दोस्त इधर आओ, जिगरी दोस्त हो तुम, हमें क्या मारते हो यार, ये लो तुम्हें हम आज ऐसे कुछ ब्राइब वाइब दे दिया, मतलब ऐसे ही समझ लो, जस्ट फॉर फन। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो धोखा खा जाता है कि यार इस कैंसर सेल को मारना है कि नहीं मारना है। और देखते ही देखते हमारा कैंसर सेल बहुत ही खतरनाक हो जाता है, अपने आप को रीग्रो करते 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 वो लाखों, मिलियंस, अरबों के तादाद में हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा वायरस स्प्रेड होता है। लेकिन अब इसको समझना है कि इसमें काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर क्या कर रहा होगा यार। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन्स है इनको रीड करने के लिए हमारा शरीर कई सारे रिसेप्टर्स का मांग करता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उनके जो टी सेल्स और बी सेल्स हैं, उनके ऊपर ऐसे रिसेप्टर्स लगे होते हैं। वो इन रिसेप्टर्स पर जाके चिपक जाते हैं, जिससे कि एक्चुअल में ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये इनके लिए गेटवे का काम करती है। अगर मान लो ये स्पाइक प्रोटीन काट दिया जाए
तो ये कभी भी हमारे शरीर के अंदर में पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हमारे शरीर के अंदर में पहुंचने के लिए इनको स्पाइक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तभी ये अफेक्ट करेंगे। और इनके स्पाइक प्रोटीन को पूरा का पूरा घेर कौन लेता है? हमारा रिसेप्टर। तो कभी कभी ये रिसेप्टर काम ही नहीं करता है ना, यही तो बेवकूफ़ बनाते हैं कि कभी हमें मत घेरना बेटा, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तो ये छोड़ देता है उनको, ये जाके सीधे हमारे बॉडी पर अटैक कर देते हैं। तो अब क्या है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर में क्या है कि अब हम इसका जो एंटीजन रिसेप्टर है उसको हम लोग काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर बना दे रहे हैं। मतलब लैब में हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स को निकालेंगे, पहले WBC वाइट ब्लड सेल्स को निकालेंगे। वाइट ब्लड सेल्स के जितने भी ऐसे इम्यून वाले सिस्टम है जिनके अंदर ऐसा आपका रिसेप्टर लगा हुआ है, उन रिसेप्टर को हम लोग और ज़्यादा अच्छा बना देते हैं, उसको दिव्य शक्ति दे देते हैं, ऐसा समझो। तो दिव्य शक्ति देके उसको याददाश्त उसकी वापस लौटा देते हैं कि भैया वापस जाना जब शरीर के अंदर में, तो कैंसर सेल कितना भी बहलाए और बहकाए, बहकना मत बेटा, वो तुम्हारा दुश्मन ही है, उसको काट डालना। तो बोलेगा यस ओके भाई। अब काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर के साथ जब हमारा वाइट ब्लड सेल्स अंदर हमारे शरीर में जाएगा, भाई साहब, आप सारे सेल्स को ये ब्लॉक कर देगा और इन वायरस सेल्स को मौत के घाट उतारना शुरू कर देगा। तो अब कैंसर के सेल्स वगैरह की ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जैसे हो सकती है। अब याद रखना, अब इसको देखो, अब हमेशा आपको समझ में आएगा। हमारे सबसे पहले टी सेल्स को हम लोग आइसोलेट किया। टी सेल्स के देखो ये रिसेप्टर्स लगे हैं, और ये कोई भी कैंसर सेल है जिसके कांटे कांटे जैसे स्पाइक प्रोटीन से, यही स्पाइक प्रोटीन इनमें जाके फंस जाते थे पहले, तभी तो ये सही होता था, लेकिन अब ये बेवकूफ़ बना देता है इसको। तो हमने इस टी सेल्स को निकाला बाहर, जीन एडिटिंग की, और जीन एडिटिंग के बाद उसको हमने कार्टी सेल में कन्वर्ट कर दिया, काइमेरिक एंटीजन टी सेल रिसेप्टर बना दिया हमने। अब यहाँ पर इस नए वाले हिस्से को, अब देखो ये जो बना है ग्रीन ग्रीन कलर का, ग्रीन ग्रीन कलर का कौन है? नया इसको रिसेप्टर दे दिया कि अब ये पहचानेगा। पिंक वाला फेल भी हो गया तो ग्रीन वाला पहचानेगा। तो ग्रीन वॉल वाला इस पर जाके देखो, अब सब जगह कलेक्ट हो जा रहा है और इसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो कैंसर सेल्स को मारने का बहुत ही नायाब तरीका हम लोग को समझ में आया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टी सेल थेरेपी। बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत ही रैपिड रिकवरी है, लिमिटेड ट्रीटमेंट फ्रीक्वेंसी है। नहीं तो आप क्या करते हो, अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज कराते हो, हर महीने में हर 15 दिन पर आपका पूरा का पूरा ब्लड चेंज होता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ऐसे कोई वायरस बन गए तो फिर आपके कैंसर सेल्स को यार वो मतलब ट्रीट ही नहीं कर पाओगे आप उससे लिए, और ये प्रॉमिसिंग पोटेंशियल भी है कई सारे केसेस में। यहाँ पर एक और तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीन नॉकआउट। जीन नॉकआउट का मतलब क्या है? देखो दो टर्म्स हैं, एक है आपका जीन नॉक डाउन और एक है जीन नॉकआउट। तो जीन नॉकआउट और जीन नॉकडाउन में क्या अंतर है उसको भी जरा समझना अच्छे से। जीन नॉकआउट का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि आपने एक जीन को काट के आपके शरीर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंक दिया, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीन नॉकआउट। लेकिन जीन नॉकडाउन का मतलब क्या है कि आपने उस पर्टिकुलर जीन के हिस्से को ऐसा कर दिया कि अब वो कभी भी अपने कोडेड प्रोटीन का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा। मतलब कभी भी प्रोटीन बनाने के लिए वो आएगा, वो ध्वस्त हो जाएगा रास्ते में ही। तो इसका मतलब है कि वो पार्ट आपने काट के कहीं फेंका नहीं है, लेकिन वो आपके शरीर का हिस्सा ही है, लेकिन बस अब वो इनइफेक्टिव है। इसको हम लोग बोलते हैं जीन नॉक डाउन। तो जीन नॉक आउट का मतलब काट के फेंक दो हमेशा के लिए, जीन नॉक डाउन का मतलब वहीं रखो लेकिन उसको इनइफेक्टिव बना दो। तो जीन नॉकआउट और जीन नॉकडाउन का मतलब आप लोग समझ चुके हो भाई, देरा जीन नॉकडाउन भी आप लोग समझ लिए। अब इसमें एक टेक्नोलॉजी आती है बहुत ही शानदार, जैसे अभी तक देखो क्रिस्पर Cas9, जेडएफएन, टैलेंस, ये सब जितना भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे, ये सब जीन नॉकआउट का, जीन थेरेपी, ये फलाना ढिमकाना सब क्या था? जीन नॉकआउट का था। लेकिन अब अगर जीन नॉकडाउन की बात करेंगे तो इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही शानदार नायाब तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं RNAi टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। अब ये RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी क्या है उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। जीन नॉकआउट ये सब तो हमने पढ़ लिया भाई कि इसमें ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। हाँ, अब RNAi टेक्नोलॉजी क्या करता है? मान लो कि हमारे पास कोई भी ऐसा एक डबल स्ट्रैंडेड RNA आता है। डबल स्ट्रैंडेड RNA मतलब एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, उसी को लपेट के दोबारा उसी से ऐंठ दो तो वो क्या बन जाएगा भाई? ऐसा कुछ। देखो ये गया और इसी में हमने दोबारा इसी को ऐंठ के वापस फंसा के बना दिया, तो ये डबल स्ट्रैंडेड RNA बन गया। अब ये मान लो डबल स्ट्रैंडेड RNA, dsRNA, ये बेसिकली हमारे सेल में जब भी इंटर्ड इनटू सेल, तो यहाँ पर जब भी ये ऐसा कुछ भी आएगा तो यहाँ पर एक डाइसर एंजाइम होता है। डाइसर एंजाइम ये सब चीज़ें हम अपने शरीर में डालते हैं, है ना। तो डाइसर एंजाइम क्या करता है? आपके इन सभी DS डबल स्ट्रैंडेड RNA को कट कर देता है, बोटी टुकड़ों में काट देगा। तो इससे क्या होता है? इससे होगा क्या कि मान लो कि ये हमारा एक्चुअल में जब इसने बोटी टुकड़ों में काट दिया इस डाइसर एंजाइम की मदद से, तो यहाँ पर जो भी मैसेंजर RNA प्रोटीन बनाने के लिए आया था, वो प्रोटीन बनाने के लिए जो भी आया था, जो एक्चुअल प्रोटीन बना रहा था, ये कौन सा? मैसेंजर RNA। अगर ये मैसेंजर RNA राइबोसोम के पास पहुंचा और प्रोटीन बना दिया, तो इसका मतलब है कि वो जीन का सेगमेंट अपने कमांड्स को सही तरीके से फुलफिल करा रहा है।
लेकिन अगर इस मैसेंजर आरएनए को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया हर बार, तो इससे क्या होगा कि अब वो प्रोटीन का हिस्सा, वो जेनेटिक सेगमेंट का हिस्सा जो ये एमआरएनए भेज रहा है, अपनी फोटोकॉपी भेज रहा है कि प्रोटीन जाओ बनवा दो, तो वो हिस्सा कभी प्रोटीन बना ही नहीं पाएगा। तो एक तरीके से वो हमारे लिए क्या हो गया, इनइफेक्टिव हो गया। तो यही काम यहाँ करते हैं, जो हमारा मैसेंजर आरएनए आया है यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ये हमारे जो भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए थे उसको काट काट के बोटी बोटी छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर एसआई आरएनए मतलब स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली ये जो माइक्रो आरएनए इसको हम लोग बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा एक रिस्क कॉम्प्लेक्स होता है, इसको बोलते हैं आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, एंजाइम होता है ये भी। ये हमारे इसी जैसे एसआई आरएनए के टुकड़े टुकड़े में से यहाँ से एक इसको वापस से तोड़ के सिंगल स्ट्रैंड बनाता है, आरएनए के फॉर्म में बनाता है। और ये आरएनए रिस्क कॉम्प्लेक्स के साथ वगैरह मिलके ये जो हमारा एमआरएनए आया, ये एमआरएनए कहाँ से आया है, ये एक्चुअल डीएनए सेगमेंट के सेल से आया है जो प्रोटीन बनवाने के लिए आया था। वो क्या करेगा, इसी को काट डालेगा, इसी को काट के छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा। एमआरएनए गया तेल लेने। अब जब ये एमआरएनए गया तेल लेने, तो काहे का प्रोटीन, काहे का ये सेगमेंट, है ना, कभी ये इफेक्टिव ही नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने बोला कि ये तुम रहो बेटा यहीं पर, लेकिन तुम जब जब एमआरएनए को भेजोगे प्रोटीन बनाने के लिए, तब तब हमारे यहाँ से ये डाइसर एंजाइम और रिस्क कॉम्प्लेक्स एंजाइम होंगे, इसको काट डालेंगे ऐसा कि सारे के सारे टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी हो जाओगे। राइबोसोम तक पहुंचने से पहले ही क्या हो जाओगे भाई साहब, ध्वस्त हो जाओगे, कभी प्रोटीन बना ही नहीं पाओगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी या फिर आरएनएआई टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन, क्या है भाई आरएनएआई का, सबसे खतरनाक क्या है, प्लांट जेनेटिक्स और एग्रीकल्चर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग जीएम क्रॉप्स वगैरह बना सकते हैं, ड्रग डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, कैंसर थेरेपी में इसका काम कर सकते हैं, और रिसर्च वगैरह में काम कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी लिमिटेशंस क्या है, देखो कि जब भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बेसिकली हमारे लैब में मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो लैब में एग्जैक्टली हम लोग अपने मैसेंजर आरएनए को कहाँ पर किस हिसाब से कट करना है, वो ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में भेजते हैं, जो कि बार में डाइसर एंजाइम काट काट के उसको एसआई आरएनए या माइक्रो आरएनए में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर जो हमारे सेल रिसेप्टिवनेस है और हमारा डिफिकल्टी है, ये दो प्रकार के प्रॉब्लम्स हमारे देखे जा सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी का। देखो बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर का बड़ा ही गहरा संबंध है दोस्त, क्योंकि ये एक ऐसे हिस्सा है जो कि हमारे कई सारे क्रॉप सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे पेस्ट जो होते हैं वो हमारे क्रॉप्स को खराब कर देते हैं। तो ऐसे कीड़े मकोड़े जो कि हमारे पेस्ट को खा जा रहे हैं, सॉरी हमारे फ्लावर को खा जा रहे हैं, हमारी फसल को खा जा रहे हैं, ऐसे पेस्ट को मारना बड़ा जरूरी है। पेस्ट का छिड़काव करते हैं तो चला हमारा पौधा भी मर जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा पौधा ही बनाते हैं जो कि पेस्ट रेसिस्टेंट हो, उस पर पेस्ट कभी आएगा ही नहीं। सिमिलरली डिसीज रेसिस्टेंट बना देते हैं हम लोग, कभी कभी हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप बना देते हैं, कभी कभी हम लोग इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वांटिटी, जैसा मान लो कोई चावल खा रहे हैं, चावल खाने में यार सिर्फ स्टार्च मिल रहा है, हमने क्या किया, गोल्डन राइस बना दिया। गोल्डन राइस के अंदर में वो चावल जो है उसमें विटामिन ए मिला हुआ है, तो जब भी खाओगे तो विटामिन ए भी खा रहे हो। सिमिलरली आपका एबायोटिक स्ट्रेस सिचुएशन, ऐसा टॉलरेंस भी बना सकते हैं। एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ अगर किसी का करना है तो भी कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए जीएम रबर टाइप का एग्जांपल दे सकते हो। मतलब ऐसा कई सारी चीजें हैं जिनका सॉल्यूशंस हम लोग को मेडिसिनल पर्पस से वगैरह वगैरह सब मिल सकता है। तो ये जो जीएम क्रॉप्स, जिसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोलते हैं, ये अपने हिसाब से दो प्रकार से होता है। एक सिसजेनिक जीएम क्रॉप होता है, एक ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप होता है। अब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये आपको पहले ही पता चल चुका है। लेक्चर की शुरुआत में जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ रहे थे, उसी टाइम पर ट्रांसजेनिक शब्द का इस्तेमाल मैंने किया था, जिसमें बाहर से डीएनए आ चुके हैं। और हमारा सिसजेनिक है, जिसमें जीन जो है वो सेम स्पेशीज से ही आ रहा है, इसको हम लोग सिसजेनिक बोलेंगे। तो फिलहाल अगर बीटी कॉटन की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर वो कीड़ा देख रहे हो, ये वाला कीड़ा, ये बॉलवॉर्म है भाई साहब, यही पेस्ट है। अब ये पेस्ट क्या करता है, कॉटन के प्लांट को आगे खा जाता है। तो हर बार कॉटन की फसल जो है वो खराब हो जा रही है हमारी। तब इसके चलते हम लोग को एक दिमाग में सूझा कि हम लोग क्या करते हैं। अब याद करो कि अगर प्लांट में कोई भी जेनेटिक चेंजेस करना है तो उसके लिए कौन सा वेक्टर चाहिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एग्रोबैक्टीरियम पढ़ा था, ठीक है। तो अब यही याद रखना, एग्रोबैक्टीरियम की जरूरत यहाँ पड़ेगी, क्योंकि अब समझो कि ये हमारे लिए एक बैसिलस thuringiensis, बीटी एक बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया है, जो कि हम लोग को सॉइल में मिलता है। हमने देखा कि ये बीटी जो है ये एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है जिसको कि ये बॉलवॉर्म खा के मर जा रहे हैं। तो हमने बोला कि यार ये बड़ी सही चीज़ है यार, अगर ये जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो जहर प्रोड्यूस कर रहा है, यही जहर अगर हमारा कॉटन प्लांट प्रोड्यूस करने लगे तो ये कॉटन के ऊपर खाने के लिए आएंगे, वही जहर खाएंगे और मर जाएंगे। बहुत ही शानदार बात है यार। तो हम लोग को कोई पेस्ट का छिड़काव ही नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए मतलब जो हम लोग पेस्टिसाइड का छिड़काव ही नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया से इसका प्लाज्मिड निकाला,
इसका प्लाज्मिड का वो हिस्सा जो कि ऐसे जहर प्रोड्यूस कर रहा था, जो हमारे लिए एंजाइम बना रहा था, जिसको खा के वो बॉलवर्म मर रहा था, उसको हम लोग बोलते हैं क्राईटॉक्सिन प्रोड्यूस करता था ये। अब इसी क्राईटॉक्सिन को प्रोड्यूस करने वाला जीन का हिस्सा क्राइजीन कहलाता है। हमने एक एग्रोबैक्टीरियम को भी पकड़ा क्योंकि यही वेक्टर की जैसे ट्रीट होंगे, तो वेक्टर का भी प्लाज्मिड निकाला, वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वगैरह का इस्तेमाल किया या क्रिस्पर कैस9 का इस्तेमाल किया, जिसका भी इस्तेमाल करना है, काटो और क्राइजीन को इंट्रोड्यूस करो। क्राइजीन को इंट्रोड्यूस करके जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना उसको वापस से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस नाम है। इस एग्रोबैक्टीरियम का क्या नाम है? इस एग्रोबैक्टीरियम का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। तो हमारे लिए रिकॉम्बिनेंट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस बन चुका है। अब इसी का इस्तेमाल करके हम लोग इस बैक्टीरिया से हम लोग क्या कर रहे हैं, सीड में इसको मिक्स कर रहे हैं और फिर इससे जो हमारा नया पौधा क्रिएट हो रहा है, बीटी कॉटन जो क्रिएट हो रहा है, अब ये बीटी कॉटन को भैया कोई नहीं खा पाएगा, कोई पेस्ट खाएगा तो खुद ही मर जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम लोग बीटी कॉटन देखते हैं। सिमिलरली हमारा बीटी ब्रिंजल भी ऐसे ही बनता है। इसमें भी जो हम लोग क्राइजीन का इस्तेमाल कर रहे थे, आगे चल के हम इसको बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग क्राई1AC और क्राई2AB जीन का इस्तेमाल भी करते हैं क्राई-AC की जगह। तो उसी में से क्राई1AC का इस्तेमाल बीटी बैसिलस थुरिनजिएंसिस, इस बैक्टीरिया से एक और जीन निकाला गया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद बीटी ब्रिंजल बना दिया गया। हो हल्ला हुआ है भाई साहब, इसको अभी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फिर एक आता है हर्बिसाइड टॉलरेंट। हर्ब्स जो होते हैं, वीड्स जो होते हैं, उनको खरपतवार बोलते हैं हम लोग। ये जो खरपतवार के इलाज है, इसमें कई बार सरसों जैसी खेती जब करते हो, सरसों की बात करोगे, ठंड का मौसम है अभी, सरसों याद आएगा आपको, तो सरसों की जब भी आप बात करोगे तो इसमें ध्यान रखना कि यार देखो, जब भी आप देखते हो उस पर कभी भी हम लोग वीडीसाइड का छिड़काव करते हैं तो उस केस में हमारा सरसों का पौधा भी मर जाता है। तो खरपतवार जो उसके आसपास के जंगली पौधे उग जा रहे हैं, उनको हटाने के लिए और कोई तरीका मिल नहीं पाता है हमें। तो इसीलिए हमने सोचा कि यार क्यों ना हमारा सरसों जो है, जो हमारा मस्टर्ड का प्लांट है, वो ही हर्बिसाइड टॉलरेंट बन जाए। मतलब कि अब हम लोग अगर हर्बिसाइड का छिड़काव करें तो सिर्फ जो जंगली पौधा है सिर्फ वो मरे, लेकिन हमारा मस्टर्ड का पौधा ना मरे। अगर ऐसी सिचुएशन में है तो हम उसको हर्बिसाइड टॉलरेंट जीएम क्रॉप बोलेंगे। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे? तो हमारा सबसे बढ़िया आता है DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अब धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 में हुआ क्या? तो हमारे लिए क्या था कि एक वीडीसाइड टॉलरेंट धारा मस्टर्ड हाइब्रिड डिफाइन करना है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना कि हमारे पास एक वरुणा मस्टर्ड है। वरुणा मस्टर्ड जो है बेटा, वो हमारे इंडिया का मस्टर्ड ब्रीड है। मतलब जो हमारे यहाँ पर जो सरसों का पेड़ लगाया जाता है उसका जो ब्रीड है उसका नाम है वरुणा। सिमिलरली एक यूरोप में भी आपको एक यूरोपियन हीरा मस्टर्ड है। वहाँ का जो सरसों है उसको हीरा नाम देते हैं वहाँ पर। हीरा वैसे तो देखो नाम तो यहाँ का ही है, लेकिन भाई साहब चुरा के तो यहीं से ले गए थे वो हीरा। कौन सा हीरा? कोहिनूर। तो जब भी मैं इसको पढ़ाता हूँ यार तो वो याद आ जाता है मुझे, बट कोई नहीं, अब तो वापस समझ में आ ही गया आपको। तो ये जो हीरा मस्टर्ड है, याद रखना कि हीरा मस्टर्ड उसका नाम है वहाँ पर जो है। उसके पास अब देखो, वरुणा के पास में हम लोगों को ये बात समझ में आई कि अगर वरुणा के अंदर हम लोगों ने एक बार जीन मिला दिया तो भाई साहब ये वीडीसाइड टॉलरेंट बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वरुणा मस्टर्ड कभी भी बार जीन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। जब भी बार जीन हम उसको इंट्रोड्यूस करें तो वो फेल हो जाए। तो मैं लगा कि यार ये तो बड़ा ही गड़बड़ बात है यार। हम क्या करते हैं, हम बाहर से किसी दूसरे पौधे को लेके आते हैं, जैसे कि हीरा मस्टर्ड है। हीरा मस्टर्ड में बार जीन इंट्रोड्यूस हो जा रहा था, तो हमने बोला कि यार देखो इसके अंदर बार जीन इंट्रोड्यूस करते हैं और इसका हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करवा देते हैं। किसके साथ में? वरुणा मस्टर्ड के साथ। इन दोनों की शादी करा देते हैं। मतलब कि बाहरी विदेशी हीरा मस्टर्ड की शादी करा देते हैं हमारे देसी वरुणा मस्टर्ड के साथ में। लेकिन देखो शादी जो होती है वो तो किस में हो रहा है भाई? मेल और फीमेल में हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो ये हमारे पास हाँ ये रहा भाई, हमारा जो मस्टर्ड है वो अपने आप में कंप्लीट फ्लावर है। कंप्लीट फ्लावर का मतलब ये है कि उसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है ना। ये हमारा मस्टर्ड का पौधा है। यहाँ पर देखो ये एंथर और फिलामेंट जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका मेल पार्ट है। और सिमिलरली यहाँ के अंदर के वाले हिस्से पर देख रहे हो स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल, ये जो है ये पिस्टिल इसको बोलते हैं, ये फीमेल पार्ट है। तो ये कंप्लीट फ्लावर है। ये आपस में सेल्फ पॉलिनेट हो जाता है, इसको दूसरे की जरूरत ही नहीं है ना। तो जब दूसरे की जरूरत ही नहीं है और आप जबरदस्ती दूसरे ब्रीड के साथ में इसका क्रॉस ब्रीडिंग कराना चाहते हो तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्यों ही होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, हमने अपने वरुणा मस्टर्ड के अंदर में एक बार्नीज जीन मिलाया। ये बार्नीज जीन क्या करता है? बार्नीज जीन इसके मेल पार्ट को डीएक्टिवेट कर देता है ना। इसके मेल पार्ट को डीएक्टिवेट कर देता है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट बची और यहां पर जीएम हीरा जो था, जीएम हीरा का
पूरा जो इसका मेल पार्ट था उससे पॉलेंस लेके हमने इसके फीमेल पार्ट में क्रॉस करा दिया। तो अब इसके क्रॉस कराने से, क्रॉस पॉलिनेशन कराने से भाई कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, अब तो हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। तो अब जो हमारा ब्रीड बन रहा था, अब जो ब्रीड हमारा बना उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 ब्रीड बोल रहे हैं। लेकिन अब इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है यार, क्योंकि देखो इसके अंदर सारे ट्रेड्स आएंगे, मतलब कि इसके अंदर हीरा मस्टर्ड का भी ट्रेट आएगा, इसके अंदर वरुणा मस्टर्ड का भी ट्रेट आएगा, और वरुणा मस्टर्ड के साथ साथ भाई साहब बार्नीश जीन का भी ट्रेट आएगा कि अब इसका भी फीमेल पार्ट जो है कैसा होगा, वो अरे मेल पार्ट कैसा होगा भाई साहब, फंक्शनिंग नहीं होगा फंक्शनिंग। तो ये भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेट नहीं हो पाएगा। तो हमने बोला कि यार हमें तो ऐसा DMH11 नहीं चाहिए था, हमारे मस्टर्ड के साथ तो धोखेबाजी हो गई। तो अब इसने क्या किया, इसने बोला कोई बात नहीं, हीरा मस्टर्ड में हम एक और जीन मिलाते हैं, बारस्टार जीन। ये जो बारस्टार जीन होगा, ये बारस्टार जीन इस बात का सबूत देगा कि कोई भी मेल पार्ट, कोई भी फीमेल पार्ट इंटैक्ट रहे, कभी भी कोई फेलियर ना हो। तो इसीलिए अब जब बारस्टार जीन भी मिला दिया गया, तो बार जीन, बार्नीश जीन, बारस्टार जीन, इन तीनों को मिला के DMH11 बनाया गया। तो इसमें मेल पार्ट भी अब सही से काम कर रहा है, फीमेल पार्ट भी सही से काम कर रहा है, सेल्फ पॉलिनेट हो रहा है। तो DMH11 जो है वो हमारे लिए VD साइड टॉलरेंट, हमारा खुद का देसी वरुणा ब्रीड के साथ में बन गया भाई साहब। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, DMH11। सिमिलरली आप देखोगे तो ऐसे कई बार, जैसे अच्छा ये तो वो है यार आपका BT कॉटन का, ये जो मैं बता रहा था आपको, बॉलगार्ड 1 बॉलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी जो है, तो वो क्या है कि एक अपने महाराष्ट्र की कंपनी है माहिको, इसने चुराया क्या है, मतलब अमेरिका की एक मॉन्सेंटो कंपनी है, वहाँ के सारे ट्रीटमेंट्स को, मतलब जैसे BT कॉटन बनाते हैं उसका पूरा टेक्नोलॉजी अपने को खरीदा है और फिर इंडियन कंपनी इसको प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पर हमने बारस्टार, बार्नीश जीन ये सब पढ़ लिया भाई। अब यहाँ पर समझते हैं कि कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए जाते हैं। सबसे पहला ट्रेडिशनल ब्रीडिंग हो सकती है यार। देखो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर एक शब्द आप लोग को समझा देता हूँ, इसको बोलते हैं क्या, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स ना बचपन से चला आ रहा है, बचपन से मतलब पुराने जमाने से चला आ रहा है। जो प्योर ब्लड का कॉन्सेप्ट है, इसमें यह कॉन्सेप्ट होता था कि भाई साहब एक इंसान की शादी किसी ऐसे औरत के साथ, या फिर किसी औरत की शादी किसी ऐसे आदमी के साथ कराओ जिससे कि जो भी इनका बच्चा पैदा हो वो इस ट्रेट का पैदा हो, बुद्धिमान पैदा हो, सुंदर पैदा हो, लंबा पैदा हो, मोटा पैदा हो, जैसा चाहिए वैसा पैदा हो। तो इसी के साथ साथ फिर जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसकी भी शादी ऐसे इंसान से कराई जाए तो वो और सुंदर हो और लंबा चौड़ा हो। तो ऐसे करते करते हम लोग छांट छांट के प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन रेस को प्रोड्यूस करते थे। इसको हम लोग बोलते हैं यूजेनिक्स। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है यार, अपने लिए भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी देखो यही सेम चीज़ चल रहा है अपना, है ना, कि भाई साहब यही क्रॉप्स कैसे बन रहे हैं। तो हम लोग ट्रेडिशनल ब्रीडिंग के साथ तो बना ही रहे हैं यार। एक छोटा आलू एक बड़ा आलू, दोनों को हमने खेत में मिला दिया भाई साहब, दोनों के बीज मिला दिए, तो अब मीडियम साइज का आलू पैदा हो रहा है। तो क्रॉस ब्रीडिंग जो है ये तो बहुत ही ट्रेडिशनल ब्रीडिंग है, तो अपना पुराना तरीका है। दूसरा म्यूटाजेनेसिस का मतलब ये है कि रेडिएशन या रेडियो एक्टिव का कभी बहुत ज़्यादा बौछार अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म पर होता है तो उसके जेनेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर उसके थ्रू कोई भी जेनेटिक चेंजेस हुए हैं, ये रैंडम चेंजेस होते हैं, ये कोई भी प्लान्ड चेंज नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग म्यूटाजेनेसिस बुलाते हैं। सिसजेनिक का मतलब है वही ट्रेडिशनल ब्रीडिंग जैसा ही है, बस सेम स्पेशीज के जीन को इंट्रोड्यूस करके बनाया जाता है। और ट्रांसजेनिक का मतलब फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट इसी तरीके से हमारा क्या हिस्सा है, एक इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट का है, जैसे गोल्डन राइस, विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है ये बेसिकली इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा बीटा कैरोटीन है जिसको हम लोग डैफोडिल प्लांट से निकाल रहे हैं। बीटा कैरोटीन बेटा याद है, बीटा सेल्स जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, तो वैसे ही बीटा कैरोटीन जो है, कैरेट याद है, कैरेट के अंदर जो ऑरेंज कलर होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बेटा, कैरोटीन पढ़ा था। वेरी गुड। कैरोटीन क्या होता है भाई, ये प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड सर, ये ऑरेंज कलर देता है, ऑरेंज या रेड कलर देता है। वेरी गुड बेटा, सब याद है तुम्हें, तो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर बीटा कैरोटीन जीन का इंट्रोडक्शन होता है। ये कहाँ से निकालते हैं इस जीन को, हम लोग डैफोडिल प्लांट से निकालते हैं। इस डैफोडिल प्लांट के अंदर में विटामिन ए प्रोड्यूस करने वाला यही बीटा कैरोटीन है। अच्छा, हम लोग कभी भी विटामिन ए खुद से खाएंगे अगर नहीं और बीटा कैरोटीन खाएंगे तो बीटा कैरोटीन हमारे शरीर के अंदर में जाके खुद ही विटामिन ए बना देता है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है कि जो राइस है ये अपने स्टार्च के फॉर्म में ये पूरा का पूरा बीटा कैरोटीन से ये गोल्डन राइस बना दे रहा है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो बल्ले बल्ले, शाबाश, बहुत भाई, शाबाश भाई। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स। तो अब बहुत सारे ना ऐसे प्रपोज प्रोजेक्ट हैं, जैसे हम लोग अब फ्यूचर में प्रोटीन रिच मटर बना रहे हैं, जीएम मस्टर्ड बना रहे हैं जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड हो।
इसके बाद हम लोग ऐसे ही डोकोसा हेक्सानोइक डीएचए मेकिंग बना रहे हैं, न्यूरॉन इससे बड़ा तेजी से एक्टिव रहता है। हम लोग टमाटर ऐसा बना रहे हैं कि उसमें इंसुलिन भर दे रहे हैं, तो टमाटर खाएंगे हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ हम लोग खुरापाती दिमाग में सोच रहे हैं। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए जीएम रबर का इस्तेमाल होता है। देखो रबर प्लांट जो होते हैं, रबर प्लांट में हम लोग एमिनोसोडी जीन मिला देते हैं, है ना। एमिनोसोडी जीन जो है ये मैग्नीज सुप्राऑक्साइड डाइडिसम्यूटेज के नाम से एक ये जो जीन है, इसको हम लोग मिलाते हैं रबर प्लांट में, तो इससे जीएम रबर बनता है। अब जीएम रबर की दिक्कत क्या है, यहाँ पर ये वाला जो पूरा रेनफॉल वाला एरिया है, इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक प्रॉब्लम क्या है कि जब आप तमिलनाडु के साइड में क्रॉप ग्रो करते हो रबर का, तो वहाँ पर आपको पता है कि साउथ वेस्ट मानसून से भी बारिश होती है और नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी बारिश होती है। इसीलिए तमिलनाडु के कुछ एरियाज में हम लोग को एवरग्रीन टाइप ऑफ ट्रीज मिलते हैं। रबर प्लांट को हमेशा पानी चाहिए, लेकिन पानी के साथ साथ ठहराव पानी में नहीं चाहिए, पानी आए बरसे और चला जाए ऐसा चाहिए। तो हमेशा बारिश होते रहे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ पर बारिश तो सिर्फ मानसून में होती है। तो इस रीजन में एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जीएम रबर का कल्टीवेशन सिर्फ और सिर्फ मानसून के टाइम पर होता था, बाकी के 6 महीने किसान हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जीएम रबर का इस्तेमाल करके इनको 12 महीने के लिए प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं कि भाई साहब अब ये बारिश का मोहताज नहीं रहेगा, ये कैसे भी, अब आप एमएनएसओडी जीन इसमें मिला चुके हो तो ये कैसे भी आपका 12 महीने रबर प्रोड्यूस देगा। तो इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का काम कर रहा है। अब जीएम क्रॉप से रिलेटेड कई सारे इश्यूज भी हैं भाई साहब, अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है, हेल्थ कंसर्न्स है, उसको खाने पीने के बाद सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल फर्टिलिटी, हमारे ह्यूमन हेल्थ पर क्या पता चलेगा, कुछ नहीं पता। एथिकल कंसर्न्स तो हैं ही है भाई साहब। जीएम क्रॉप्स कंपनीज की मोनोपॉली हो जाएगी कि भाई साहब यही पौधा सबको बेचने में, अगर उन्होंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर सीड। क्या बोलते हैं भाई, टर्मिनेटर सीड। इसका मतलब है कि जो भी पौधा आपने उगाया है उसके अंदर जो भी बीज निकल रहे हैं वो बीज दोबारा पौधा उगाने के सक्षम ही नहीं है, तो आपको हर बार वो बीज खरीदनी पड़ेगी इसी कंपनी से। तो ये मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। फिर हमारा कि लैक ऑफ यूनिवर्सल लॉ, ये सब लॉस वगैरह तो हमने कभी बनाए नहीं है यार, तो इसीलिए इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। सिमिलरली अब जीन साइलेंसिंग का इस्तेमाल हम लोग एक टमाटर जैसे एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। टमाटर एक्चुअल में पहले के टाइम पर आपने देखा होगा, टमाटर जो है वो तुरंत ही 1 दिन 2 दिन में खराब हो जाता था, गल जाता था, सड़ जाता था। सड़ने के पीछे जो एक कारण था वो टमाटर के अंदर में एक पीजी एक एंजाइम था जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगैलेक्टयूरिनेज। ये जो गैलेक्टयूरिनेज था इसको हम लोग पीजी बोलते हैं, ये टमाटर के अंदर इसको डिग्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो कुल मिला जुला के अगर हम इसको साइलेंट कर दें, जो कि ये नया वाला प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम लोग क्या करें, जैसे मान लो कि ये आपका टमाटर है, टमाटर में सेंस एमआरएनए जो है वो इस प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम क्या करें, इस एमआरएनए की बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े काट दें अगर अपना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को भेज के, तो हमारा काम हो जाएगा। वहां पर हमने पढ़ा ना अभी कि डाइसर जो होते हैं उसको काट देंगे, और जो हमारा रिस्क कॉम्प्लेक्स होता है वो उसको क्या करेगा, सेंस आरएनए को, ये जो एमआरएनए है इसके साथ मिलके इसके बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े काट देगा, कभी बनेगा ही नहीं ये पॉलीगैलेक्टयूरिनेज अब आगे चल के। तो हमने यही किया कि हमने क्या किया कि एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को इसके अंदर भेज दिया, अब ये एमआरएनए के बोटी बोटी टुकड़े काट दिया, कभी पीजी एंजाइम बना ही नहीं, तो इससे टमाटर सड़ा ही नहीं। तो जो भी चीज़ें जो 1-2 दिन में खराब हो जाती थी अब वो 3-3 हफ्ते तक चल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावर सार टोमेटो। फ्लावर सार टोमेटो क्या है, जीएम टोमेटो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है। ठीक है भाई, इस टॉपिक को मैं पढ़ाऊं उससे पहले आपको एक क्लैरिटी दे देता हूं मैं बस, कि अभी तक हमने जितने भी जीएम क्रॉप्स पढ़े हैं उसमें से हमेशा याद रखना कि हर एक चीज़ों के लिए अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमेटी होती है, जीईएसी, जो कि इन सभी चीज़ों की अप्रूवल की बात करता है। ये अप्रूवल उसको मिलता है जो कि बहुत सारे रिसर्च में सक्सेसफुली पास कर जाता है। तो उस कंडीशन में जीईएसी अप्रूवल देती है कि भाई साहब तुम अब इस प्रोडक्ट को कॉमर्शियली यूटिलाइज कर सकते हो, कॉमर्शियली प्रोड्यूस कर सकते हो। तो हमारे पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ बीटी कॉटन ही है जिसको कि कॉमर्शियल प्रोड्यूस करने की अनुमति दी गई है। ना फ्लावर सार टोमेटो, ना बीटी ब्रिंजल, ना जीएम रबर, ना डीएमएच11, कुछ भी ऐसा, इन सभी चीजों को किसी को भी अभी तक कॉमर्शियल प्रोडक्टिविटी का अभी तक फरमान जारी नहीं किया गया है, इनको अलाउ नहीं किया गया है। ये सब के सब अभी अपने एग्रीकल्चरल ट्रायल फेज में है ना। अब इन सब पर ट्रायल चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। अब ये जब रिसर्च पूरी हो जाएगी तो उसके बेसिस पर फिर इनको कॉमर्शियल प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है फिर डिसाइड होगा। अभी तक हम लोग फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज को पढ़ रहे हैं।
फिर अब इसी तरीके से एक और एप्लीकेशन है अपने बायोटेक्नोलॉजी का, जिसको हम लोग ART के नाम से जानते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें देखो क्या होता है कि ऐसे कपल्स हु आर इनफर्टाइल, हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबीज, उनके लिए एक वरदान है। हम लोग ART मेथड में ऐसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर IVF कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेल के साइड से स्पर्म कलेक्ट कर लेते हैं, जो माँ है उनके साइड से, जो मतलब मदर हैं उनके साइड से एग रिट्रीव करते हैं, उन दोनों को लैब में फ्यूज कराते हैं, इम्ब्रियो डेवलपमेंट लैब में करते हैं, और फिर इनमें से 2-4 एम्ब्रियोज को वापस उस मदर के वूम में प्लेस कर देते हैं। तो अब जो है वो वूम से हो सकता है कि 1-2 सेल 3 सेल खराब हो जाए, तो कभी कभी एक सेल तो पक्का बची जाता है और वो फिर बेबी में ग्रो करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, IVF बोलते हैं, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सिमिलरली ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि एक है आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, दूसरा है इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनाइजेशन IUI, एक है जैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इन सब में गिफ्ट और जिफ्ट, देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है बेटा, हमारा जो जाइगोट है या फिर एग है, एग के अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म भरा होगा। तो हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं एक सिंगल स्पर्म को साइटोप्लाज्म में, वो एकदम बढ़िया स्पर्म जाता है और एग के पूरे पोर्शन को फर्टिलाइज कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक ही स्पर्म इंजेक्ट करते हैं सीधे सीधे एग के साइटोप्लाज्म में। दूसरा क्या है हमारा, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनाइजेशन, मतलब जो फीमेल या फिर फीमेल कैटल्स कुछ भी हो सकती हैं, जैसे गाय में तो इसको आपने बहुत बार देखा होगा, तो वो एक डॉक्टर साहब आते हैं, वो प्रॉपर पूरा ग्लव्स पहनते हैं अपना, और जो भी हमारी फीमेल मान लो गाय है या फिर जो भी है मान लो, उनके यूटरस में स्पर्म का पूरा हिस्सा जो होता है वो हाथ से अंदर प्लेस करके फिर बाहर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये क्या है, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनाइजेशन, मतलब कि हमने आर्टिफिशियल तरीके से उसके अंदर रखे हुए एग को फर्टिलाइज कर दिया विदाउट द प्रोसेस ऑफ बीइंग रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस जिस हिसाब से चलता होगा एक मेल और फीमेल के बीच में, उसको हमने कट कर दिया और हमने बाहर से किसी दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू स्पर्म्स को, सीमेन को हमने यूटेरस में जाके प्लेस कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनाइजेशन। फिर ये जो गिफ्ट और जिफ्ट है, सिमिलरली ऐसे ही हम लोग अगर गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब या फिर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, तो इसमें अगर इम्ब्रियो में या फिर जाइगोट में हम लोग रेस्पेक्टिवली ऐसे चेंजेस करते हैं, तो इसको हम लोग गिफ्ट और जिफ्ट बोलते हैं। एक आपका इनविट्रो गैमेटोजेनेसिस भी है, इसके लिए आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्या चीज़ है। आपको ये होमवर्क दे देता हूँ मैं भाई साहब, है ना। फिर हम लोग इसके बाद, ये सब तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा आता है सरोगेसी। देखो सरोगेसी में क्या होता है, हमें चाहिए एक सरोगेट मदर। हमें क्या चाहिए भैया, एक सरोगेट मदर चाहिए। मतलब समझ लो ये फादर और मदर है, जिसमें से मदर जो है शी इज़ नॉट एबल टू बियर चाइल्ड इन हर वूम्ब। तो अब ये क्या करेगी, ये अपना एग और ये अपना स्पर्म को देके जाइगोट बना देंगे, ये एम्ब्रियो डेवलप होगा। अब इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग दिस एम्ब्रियो इन द वूम्ब ऑफ दिस मदर बिकॉज शी कुड नॉट बियर द चाइल्ड, अब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे महिला को किराए पर, एक दूसरी महिला का वूम्ब जो है वो किराए पर ले लेंगे। रिटर्न में हो सकता है कि उसको पैसे दे दें, हो सकता है कि उसको कुछ फेवर दे दें। इन सब के चलते इसको हम लोग बोलेंगे सरोगेट मदर, जिसका वूम्ब 9 महीने के लिए हमने किराए पर लिया है। अब ये जो एम्ब्रियो इसने 9 मंथ अपने पास गेस्टेशन पीरियड के तौर पर रखा और ये बेबी प्रोड्यूस हुआ। ये जो बेबी है, दिस बेबी विल बी बैक शेयर्ड टू द एक्चुअल जेनेटिक पेरेंट्स, है ना। ये उसकी माँ है जिसने उसको जन्म दिया है, बट शी इज नॉट द जेनेटिक पेरेंट, क्योंकि जेनेटिक जो मेकअप है वो किसका है, स्पर्म और एक किसका आया है, इसके जेनेटिक पेरेंट से आया है। तो एक्चुअल में मदर फादर कौन होंगे, यही होंगे। बस इसने क्या काम किया है, अपना वूम किराए पर दिया। तो देखो याद रखना कि किसी भी बच्चों को अगर अपने वूम में कोई भी माँ या फिर कोई भी औरत अगर उसको 9 महीने के लिए अपने वूम में रख के उसको पैदा करती है, तो उस खुद सरोगेट मदर का कोई भी जेनेटिक हिस्सा उस बच्चे के अंदर में नहीं आता है, ठीक है, उस बच्चे के अंदर भी नहीं आता है। क्यों, क्योंकि जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ था वो तो डेवलप हो चुका था और उस टाइम पर स्पर्म और एग किससे आया है, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मेकअप इन्हीं के थ्रू आ सकता है। तो इसीलिए जिसका स्पर्म जिसका एग, सारा का सारा जेनेटिक मेकअप भी उसी का होगा, ठीक है। ये बात अगर याद रहे तो इसको आप हमेशा याद रखना। अब इसमें देखो आप, 2 तरीके की होती है, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी और एक कॉमर्शियल सरोगेसी। यार अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी में देखो कोई कॉमर्शियल कंपेंसेशन वगैरह यहाँ पर नहीं दिया था, लोग खुशी से स्वेच्छा के अनुसार दूसरों की खुशी के लिए ऐसा करते हैं। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउ तो कर दिया है, लेकिन बड़े रूल्स रेगुलेशंस बनाए भाई साहब इसके लिए।
और कॉमर्शियल सरोगेसी जो है वो तो यार वैसे ही बैन कर दिया गया है। अब कॉमर्शियल सरोगेसी हमारे यहाँ पर होता ही नहीं है। पहले ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे हमारे पास, तो अब इसको इसीलिए बंद कर दिया गया है। क्या एलिजिबिलिटी है सरोगेट मदर के लिए? तो जो सरोगेट मदर बनना चाहती है उसको सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के अंतर्गत जिसका भी बच्चा उसके पेट में 9 महीने के लिए रहेगा वो उसकी क्लोज रिलेटिव हो, भाई, मैं भाई बोल रहा हूं, भाभी हो, देवरानी हो, जेठानी हो, है ना, ऐसे क्लोज रिलेटिव, चाची हो, मौसी हो, ऐसे ऐसे रिलेशंस में, है ना, क्लोज रिलेशंस में फिजिकली और मेंटली फिट हो। भाई साहब, जो सरोगेट मदर है फिजिकली मेंटली फिट हो। ऐसा नहीं है कि महिला है उसका दिमागी संतुलन खो गया है तो आप उसको सरोगेट मदर बना दोगे। 25 साल से 35 साल की उम्र हो, मैरिड हो, उसका खुद का एक बच्चा हो, ऐसा नहीं हो कि उसको पहली बार एक्सपीरियंस मिल रहा है, नहीं, उसका खुद का एक बच्चा हो, और किसी भी प्रकार से जो ये सरोगेट मदर है इसका एग या फिर इनके पति का स्पर्म इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में लफड़ा करते हैं कि अभी तो ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है करके। और बायोलॉजिकल पेरेंट जो कपल्स सरोगेसी के लिए जाना चाहते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो इसमें बोला जाता है कि देखो भैया, मैरिड रहो, मैरिड होने के साथ साथ जो मदर है उसकी एज 23 से 50 साल हो और जो फादर है उसकी एज 25 से 55 साल तक की हो। इनके बीच में अगर इनकी एज है तो जायज़ सी बात है कि ये हेटेरोसेक्सुअल कपल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि गे और लेस्बियन कपल हो, है ना। तो गे और लेस्बियन कपल आर नॉट अलाउड टू हैव सरोगेसी। दूसरा क्या है, विडो वुमेन, और अगर कोई डाइवोर्सी वुमेन है तो उसके लिए वो अलाउड है। अगर कोई विडो वुमेन है तो वो भी अपने सरोगेट मदर के जरिए बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है अगर इसका वूम खराब है। सेम टू सेम गोज विद डाइवोर्स वुमेन एज वेल। तो भाई इसमें कंफ्यूज हो गया, सर स्पर्म कहाँ से आएगा सर? अरे स्पर्म कहीं विकी डोनर टाइप से डोनेट करा लेंगे, सिंपल है ना। तो इसका जेनेटिक मेकअप तो रहेगा ना, आधा तो रहेगा कम से कम इस बच्चे में, तो इसलिए एक्चुअल में जेनेटिक मदर यही बनेंगी। फिर इसके बाद दे मस्ट नॉट हैव एनी चाइल्ड, इनके पास कोई भी एक बच्चा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि ये एक बच्चे को गोद ले रहे हैं और दूसरे बच्चे को ये फिर सरोगेट मदर के तौर पर ले रहे हैं। बच्चा किसी भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो गोद लिया हो, खुद का पैदा किया हो, कैसा भी हो, ठीक है, बायोलॉजिकली अडॉप्टेड। अब तीसरा जो हमारा फंडा है वो आता है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में देखो ऐसे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमारा ट्रीट करता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट का प्रोटीन खुद ही बनाता है, खुद ही जेनेटिक चेंजेस करता है। तो ये जो अगर ये फॉल्टी रहा तो सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपके एनर्जी प्रोडक्शन में कई सारे कमियां देखने को मिलेंगी। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स लाइक इट कैन अफेक्ट ब्रेन, नर्व्स, किडनी, लीवर, हार्ट इन दीज फॉर्म्स, लेक सिंड्रोम, कर्न-सायर सिंड्रोम, माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिप्लीशन सिंड्रोम, ऐसे सारे सिंड्रोम्स हो सकते हैं। नाउ व्हाट टू डू इफ अ चाइल्ड इज बॉर्न विथ फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया? नाउ द ट्रीटमेंट कैन नॉट बी डन। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो एक सिंगल सेल के अंदर में हजारों माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं एंड वी हैव लाइक ट्रिलियंस ऑफ सेल इन होल ऑफ आवर बॉडी। तो हम पूरे बॉडी के सेल्स को ही थोड़ी नहीं बदल देंगे, और एक सेल में हजारों लाखों अगर माइटोकॉन्ड्रियाज हैं तो आप कैसे चेंज करने का प्रीफरेंस दोगे? मतलब हाउ यू विल डू दिस, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इसीलिए बर्थ के पहले आप कर सकते हो, बर्थ के बाद नहीं कर सकते हो। बर्थ के पहले कैसे कर सकते हो? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आईवीएफ। जब आप आईवीएफ कराने जाओ तो उस केस में दो तरीके हो सकते हैं। एक आपका स्पिंडल फाइबर ट्रांसफर। स्पिंडल फाइबर ट्रांसफर में मदर इज हैविंग द फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये बात हमेशा याद रखना कि हमेशा जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेज हैं वो हर बार सिर्फ और सिर्फ मदर से ही बच्चों को जा सकती है। अगर फादर के पास फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है कोई पंगा नहीं है, क्योंकि जो हमारा जाइगोट बनता है इस जाइगोट में फादर के साइड से सिर्फ और सिर्फ स्पर्म आता है और कुछ नहीं आता। इस पूरे स्पर्म सेल्स का सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल आता है और कुछ नहीं आता। बाकी जो पूरा सेल का ढांचा है वो एग का होता है। मतलब जो सेंट्रल थीम है, जो साइटोप्लाज्म जिसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, वो किसका है? मदर का है। तो इसलिए अगर मदर का माइटोकॉन्ड्रिया फॉल्टी तो बच्चों में भी फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा। जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट में ही फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जिसके तहत सारे सेल्स जितने भी डेवलप होंगे उन सभी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया फॉल्टी रहेगा। अब यहां पर ध्यान देना, जो मदर और एग की बात हो रही है, अपने मदर और एग की बात हो रही है, यहां पर अब इनका फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है तो हमने क्या किया, इनका न्यूक्लियस निकाल लिया। हमने एक डोनर मदर को बुलाया जिसके पास ऑलरेडी हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया था। इनका भी हम लोगों ने न्यूक्लियस इस एग का निकाल दिया, और इस सेल को हम लोग बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड एग सेल, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। हमने इस न्यूक्लियस को जो इस मदर का था, जिसके अंदर सारा का सारा जेनेटिक मेकअप होगा, वो इसके अंदर डाल दिया। अब जो एक्चुअल फादर हैं उनके थ्रू इसको फर्टिलाइज कराया लैब में, और इस लैब के बाद ये जो रिजल्टेंट जाइगोट बना, ये रिजल्टेंट जाइगोट वापस से इस मदर के यूटेरस में डाल दिया, वापस से इनके वूम में डाल दिया।
तो इसके बेसिस पर क्या हो गया भाई, आईवीएफ का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया और फाइनली जो जाइगोट बना इसके अंदर देखो फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है। ये बात समझ में है। और जेनेटिक मेकअप किसका है भाई साहब, जेनेटिक मेकअप किसका है, सिर्फ और सिर्फ इस मदर का है और इसके एक्चुअल फादर का है। अरे नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तो खुद का जीन होता है, छोटू सा ही सही लेकिन होता तो है। वो किसी भी फिजिकल ट्रेट कंडीशंस को सिग्निफाई नहीं करेगा, लेकिन छोटू जीन खुद के काम में तो करता ही कुछ ना कुछ। तो इसीलिए इसको थ्री पेरेंट बेबी बुलाते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर छुटकू सा जीन है, ये हमारे डोनर मदर से आया, फादर का जीन आया और एक्चुअल बायोलॉजिकल मदर का जीन आया, तो इसलिए थ्री पेरेंट बेबी। जैसे ये स्पिंडल फाइबर ट्रांसफर है, इसी तरीके से प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर भी होता है। क्या हो कि अगर जाइगोट फॉर्मेशन के बाद अगर ये चेंजेस हो, मतलब कि जो हमारा स्पिंडल फाइबर ट्रांसफर था, इसमें जो हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, ये हमारे इस पूरे चेंजेस के बाद हो रहा है, मतलब फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस करने के बाद यहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इस केस में उल्टा है, फर्टिलाइजेशन पहले होगा, बाद में फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया चेंज होगा। मतलब कि हमने एक बायोलॉजिकल कपल उठाया, मदर और फादर, एक फर्टिलाइज किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है फॉल्टी है। लेकिन अगर एक डोनर कपल उठाया हमने, डोनर कपल का भी एक जाइगोट उठाया, इसके जाइगोट के न्यूक्लियस को निकाला और इनके न्यूक्लियस को निकाला, इस न्यूक्लियस को हमने फ्यूज कर दिया अब इसमें। अब सोचो कि यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा है, मदर का हेल्दी है। तो इसीलिए इस कंडीशन में जो ये सेल बना है, ये भी सेम टू सेम वही सेल है जो पिछले वाले केस में हमारा बना था। ये भी थ्री पेरेंट बेबी ही कहलाएगा। आप बोलोगे सर इसमें तो डोनर कपल इंट्रोड्यूस है। अरे बेटा, इसमें लेकिन देखो ना, फादर का तो सिर्फ स्पर्म था, वो एग का ये जेनेटिक मटेरियल आता है, वो तो पहले ही हमने बाहर फेंक दिया ना। तो फादर का, इस वाले फादर का तो कोई रोल ही नहीं है। सिर्फ ई न्यूक्लिएटेड सेल किसका इस्तेमाल किया गया है, इस डोनर कपल का इस्तेमाल किया गया, और इसीलिए यहां पर थ्री पेरेंट बेबी यहां पर बन गया है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई भाई। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्लोनिंग का प्रोसेस। देखो क्लोनिंग का प्रोसेस क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी एक स्पीशीज का जेनेटिक कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। जेनेटिक कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्लोनिंग का नाम हम लोग देते हैं। अब याद रखना कि ये जो क्लोनिंग है, ये जेनेटिक कॉपी ऑफ सेल्स की बात जो भी हम लोग कर रहे हैं, ये किसी भी सेल्स की कॉपी करो, टिश्यू का कॉपी करो, ऑर्गन का हूबहू कॉपी करो, इन सब का कॉपी अगर असेक्सुअल मेथड से हो रहा है। असेक्सुअल क्यों, क्योंकि सेक्सुअल मेथड में बेटा दो लोग चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। जब भी ये दोनों आपस में अपना कोई भी स्पर्म और एग को फ्यूज कराएंगे तो जो भी बच्चा पैदा होगा उसमें आधा प्रॉपर्टी इसका होगा, मतलब आधा ट्रेट्स इसका होगा और आधा ट्रेट्स इसका होगा। तो जो तीसरा बच्चा पैदा हुआ, ना ही वो कंप्लीटली इसके जैसा दिखेगा, ना ही वो कंप्लीटली इसके जैसा दिखेगा, आधा इसके जैसा आधा इसके जैसा। तो इसीलिए वो क्लोन कहलाएगा नहीं। अगर हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे, हमारे पास मदर है, सिर्फ मदर का अगर हम लोगों ने एग निकाला, मदर का एग निकाला और इसके एग को ही हमने इस तरीके से छेड़छाड़ कर दिया कि जो बच्चा पैदा हुआ इसमें किसी भी स्पर्म या फिर किसी भी दूसरे मेल स्पर्म का कोई प्रेजेंस ही नहीं है, इसी से जो बच्चा पैदा हो गया अगर गलती से, तो ये जो होगा हु बहू सारी की सारी 100% ट्रेट्स किसका लेके आएगा, अपने मदर का। तो हम ये बोल सकते हैं जो बच्चा पैदा हुआ वो अपनी मदर का क्लोन है, अपनी मदर के हु बहू वैसे ही दिखता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्लोनिंग बोलते हैं। तो ये क्लोनिंग जो है वो सेल्स की भी हो सकती है, टिश्यूज की भी हो सकती है, ऑर्गन्स की भी हो सकती है और समूचा ऑर्गेनिज्म की भी हो सकती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो हमारे लिए है समूचा। इसमें इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। अब देखो जो क्लोनिंग है, क्लोनिंग तीन प्रकार से हो सकते हैं। एक रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है जिसमें हम लोग पूरे ऑर्गेनिजम्स को ही क्लोन करते हैं, जिसमें भी डॉली शिप का एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। थेरोपैटिक क्लोनिंग, जैसे कि थेरेपीज के लिए या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर हम कुछ क्लोन करते हैं तो इसको हम लोगों ने स्टेम सेल थेरेपी में ऑलरेडी पढ़ लिया है। जीन क्लोनिंग, जिसमें हम लोग जीन क्लोन करते हैं, तो एकदम पहली स्लाइड हम लोग किसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे थे जब, तो उसमें ई कोलाई से हम लोगों ने क्या किया, आई जीन कॉपी करके किस में डाल दिया था, हमने बैक्टीरिया ई कोलाई में डाल दिया था। तो ये जो ह्यूमन सेल्स का आई जीन निकाल कर हमने ई कोलाई में डाल दिया, तो ये भी क्या एक प्रकार से जीन क्लोनिंग है ना, जीन क्लोनिंग है। तो इसलिए इसको जीन क्लोनिंग में ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को बस। अब देखो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को, इसको जरा समझना। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में मान लेते हैं कि ये हमारी न्यूक्लियस डोनर है। न्यूक्लियस डोनर क्यों भाई साहब, यही जेनेटिक मदर है एक्चुअल में, क्योंकि न्यूक्लियस जिसका मतलब जिसका लाठी उसका भैंस है ना। तो भाई साहब अगर इसका न्यूक्लियस, तो बच्चा जो पैदा होगा वो इसी के जैसा दिखेगा। अब इसका ध्यान रखना कि इससे हम लोगों ने सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। सोमैटिक सेल बेटा, जहां पर भी वर्ड सोमा है क्या मतलब होता है, बॉडीली। तो हम इसके मेमोरी ग्लैंड, जहां से ये दूध देती है भेड़, इसके मेमोरी ग्लैंड से हम लोगों ने क्या किया, हम इसके मेमोरी ग्लैंड से यहां से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एक सेल्स निकाला, हमने सेल निकाला और इस सेल से हम लोगों ने
इसका न्यूक्लियस बाहर निकाल लिया। अब हमने एक डोनर मदर लिया, डोनर मदर का एग सेल लिया, इस एग सेल से हमने न्यूक्लियस निकाल के इन्यूक्लिएटेड एग सेल बनाया, और जो इस मदर का एक्चुअल मदर का जो यहाँ पे बॉडीली सेल स्टेम सेल का जो एग न्यूक्लियस था वो इसके अंदर में फ्यूज कर दिया। अब इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट से या फिर इलेक्ट्रिक्यूशन से कुछ बिजली दे के हमने इसको सेल डिवीजन स्टार्ट कर दिया। सेल डिवीजन होते होते इम्ब्रियो के फॉर्म में आया। इम्ब्रियो को हमने वापस से एक तीसरी सरोगेट शीप थी, जैसे सरोगेट मदर वैसे सरोगेट शीप, तो इसके वूम में ट्रांसप्लांट किया। ये अपना पूरा का पूरा जो इनका गेस्टेशन पीरियड होता है, इसके बाद जो भी बच्चा पैदा हुआ कैसा पैदा हुआ, ये पैदा हुआ ऐसा। अब ये किसकी तरह दिख रहा है अपने, बिल्कुल माँ के जैसा दिख रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ये और ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्लोनिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। और इसके लिए ये जो पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले जो पर्सन थे उनका नाम था इयान विल्मट। अब आपके मन में अगर ये सारी दुविधा है कि सर एग सेल इससे क्यों लिया, इसके वूम में क्यों डाला, तो बेटा हम अपने मन से कोई प्रोसेस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग वो प्रोसेस की तलाश में हैं जो कि इयान विल्मट साहब ने सही तरीके से परफॉर्म करके इस डॉली को पैदा किया था। पहली लाइव शीप जेनेटिक क्लोन है, पहली जेनेटिक क्लोन हमारी ऑर्गेनिज्म की कौन है, ये डॉली शीप है। ठीक है, तो यही पूरा आर्टिकल था बच्चा भाई, हमारा पूरा का पूरा हिस्सा था। आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको बड़े शानदार तरीके से समझ में आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है यार एक्चुअल में, ये बड़ा मज़ा आता है, मुझे पढ़ा के तो बहुत ही मज़ा आता है। आई होप कि आप लोग को पढ़ के भी बड़ा मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है बेटा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना कि सर फाड़ के फेंक दिया आज बायोटेक्नोलॉजी, सर ऐसा समझा दिया कि दिमाग हिल गया, दुनिया हिल गई, मज़ा ही आ गया, है ना, मज़ा ही आ गया। तो बस इसी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों से इस कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ एक नई उमंग और एक नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।